अध्याय 21 गंभीर चोटें और नया दुश्मन। लिलिथ ने बेशर्मी से अपनी छाती पर आराम कर रहे उस कम सुंदर चेहरे को देखा और पिछली लड़ाई की पूरी प्रक्रिया को याद करते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल का केवल एक प्रहार बाय जेमिन को मारने के लिए पर्याप्त था, या कम से कम उसे नीचे गिराकर समुद्र से निकली मछली की तरह असहाय बना देता था। हालांकि बाय जेमिन सबसे खतरनाक हमलों से बचने में कामयाब रही और उन हमलों के बाद ही उसे नुकसान हुआ। जब भी उसकी जान खतरे में होती, लिलिथ केवल अपनी मुट्ठियां भींच लेती और असहाय होकर देखती रहती, ये कामना करते हुए कि उसका रास्ता यहीं खत्म न हो। लेकिन लिलिथ अच्छी तरह से जानता था कि इस बार बाय जेमिन का दुश्मन बहुत मजबूत था। भले ही उसके आंकड़े मजबूत दुश्मनों से आत्मा शक्ति के निरंतर अवशोषण के कारण विकसित सामान्य स्तर 15 से बहुत अधिक थे, एक सामान्य विकसित और प्रथम क्रम के राक्षस के बीच के अंतर को दूर करना बहुत मुश्किल था। मनुष्यों के विपरीत जो प्रत्येक स्तर के बाद वितरित करने के लिए सांख्यिकी अंक प्राप्त करते हैं, राक्षसों को इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है। हालांकि बदले में उन्हें सफल कक्षा उन्नति के बाद अपने समग्र आंकड़ों में एक शक्तिशाली वृद्धि मिलती है। वह उसे फार्मेसी भवन की ओर ले गई, जो संयोगवश कुछ ही मीटर की दूरी पर था। फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल की लाश सभी प्रकार के मलबे से घिरी हुई मृत पड़ी थी और उसके विशाल सिर का लगभग पूरा हिस्सा उसके शरीर के बाकी हिस्सों से अलग था। लिलिथ ने राक्षस के शरीर की ओर इशारा किया और कुछ चीजें उसकी ओर तैरने लगीं। एक नजर डालने के बाद उसने उन्हें दूर रख दिया। कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूं। बाय जेमिन अधिक देर तक आराम नहीं कर सकी। हालांकि उसकी मानसिक थकान बहुत ज्यादा थी, फिर भी उसे अपने पूरे शरीर पर हजारों लाल चींटियों के रेंगने जैसा दर्द और खुजली महसूस हो रही थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपनी वर्तमान स्थिति कितनी भयानक थी, ये देखकर मुंह बनाने से खुद को नहीं रोक सका। इस तथ्य के कारण कि बारिश के पानी ने उसके चेहरे पर लगे खून को धो दिया था, अब वह अपनी बाईं आंख से देख सकता था। हालांकि मानसिक थकान के कारण उनकी दृष्टि पहले की तरह केंद्रित नहीं रही। उसके सिर पर सीमेंट के बड़े ब्लॉक से चोट लगने के बाद उसके घाव से जो खून टपक रहा था वह भी पूरी तरह से बंद हो गया था और उसे अपने सिर के उस हिस्से में भयानक चुभन महसूस हो रही थी। जब उसने देखा कि वेलोसिटी बूट्स पहले ही इस हद तक पिघल चुके हैं कि वापस नहीं आ सकते, तो उसे अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। भले ही यह सिर्फ एक सामान्य खजाना था, जो एक शून्य चपलता अंक एक बहुत बड़ा सुधार था जिसे उसने अचानक खो दिया था। इसके अलावा अपनी लगभग नष्ट हो चुकी कलाई को देखकर बाय जेमिन को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या दुखी। खुश हूं क्योंकि सौभाग्य से उसके एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, पैर में नहीं, जो व्यावहारिक रूप से उसे इस दुनिया में अमान्य कर देगा। ऐसी दुनिया में अमान्य होना जहां हर कोने में खतरे छिपे हों, मृत होने से अलग नहीं था। अंततः तुम जाग गए, नींद में डूबे हुए सिर। एक नर्म शहद मीठी आवाज ने उसे अपने विचारों से बाहर निकाला। आगे देखते हुए उसने खूबसूरत लिलिथ को मुस्कुराते हुए नीचे देखते हुए देखा, जो पहली बार उसे असली लग रही थी, नकली नहीं। सुप्रभात। नहीं नहीं नहीं, मैं कितनी देर सोया? बाय जेमिन अचानक किसी बात को लेकर चिंतित हो गई और उसने खड़े होने की कोशिश करते हुए जल्दी से पूछा। दुर्भाग्य से वह बुरी तरह असफल रहा क्योंकि उसे अपने पैरों में जलन महसूस हुई। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह अलग अलग डिग्री तक जल चुका है। इसके अलावा उस क्षेत्र में उसे जो चुभन महसूस हुई वह विशेष रूप से कष्टप्रद थी। अभी लगभग 30 मिनट ही हुए हैं, चिंता मत करो। लिलिथ के शब्दों ने उसे एक बार फिर शांत कर दिया। अपने दांत पीसते हुए और उसका माथा अब पसीने से लथपथ हो गया, बाय जेमिन ने गुर्राते हुए कहा, क्या हुआ? मुझे जो इतनी खुजली हो रही है उसमें क्या खराबी है? फर्स्ट ऑर्डर राक्षस के खिलाफ लड़ाई के दौरान आपको विभिन्न प्रकार की चोटें लगीं। लिलिथ ने धीरे से समझाया, यदि आप पहले वाले होते तो आप मर सकते थे। हालांकि आपकी तुलना में अधिक शुद्ध आत्मा शक्ति को अवशोषित करने के बाद आपके सभी आंकड़ों में भारी बदलाव आया। आपका स्वास्थ्य आंकड़ा उस गति को भी प्रभावित करता है जिस गति से आपका शरीर ठीक होता है। अलग अलग चोटें। अभी आप जो खुजली महसूस कर रहे हैं उसका कारण यह है कि आपका उच्च स्वास्थ्य आपके शरीर के घावों को आपके अनुभव की तुलना में अधिक दर से ठीक कर रहा है।
बाय जैमिन जिज्ञासु मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी स्थिति विंडो को ये देखने के लिए कॉल कर सकता था कि उसके आंकड़े अब कितने ऊंचे हैं ताकि वह अपने निष्कर्ष निकाल सके। बाय जेमिन। स्थिति बिंदु 22। स्तर 20। जाति मानव। नौकरी कोई नहीं। शीर्षक कोई नहीं। ताकत 55+3 चपलता 71+5 स्वास्थ्य 85+5 सहनशक्ति 75+5 मन 199+5 जादू 179+5। ये आंकड़े मेरे हैं। स्तर 20। वह एक निरर्थक प्रश्न पूछने की हद तक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। पहले क्योंकि वह बेहोश हो गया था, बाय जेमिन को यह नहीं पता था कि फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल की सोल पावर को मारने और उसके हिस्से को अवशोषित करने के बाद उसने कितने आंकड़े प्राप्त किए थे। उसके वर्तमान आंकड़े उसके आंकड़ों से पूरी तरह से अलग दुनिया थे, इससे पहले कि वह फर्स्ट ऑर्डर समाप्त करता राक्षस के जीवन का आदेश दे। उसका लेवल भी इतना बढ़ गया था। हे आपके अभी के आंकड़े वास्तव में आपके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए डरावने हैं। लिलिथ धीरे से हंसा और चमकती आंखों से उसकी ओर देखा। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें और बहुत आशा है। मुझे आशा है कि मैं गलत नहीं था। बाय जेमिन ने अपनी आंखें बंद करने से पहले उससे गहराई से देखा और लापरवाही से कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने अब तक मुझे जो मदद दी है, मैं उसका बदला चुकाने की पूरी कोशिश करूंगी। वह पहले से ही जानता था कि लिलिथ जैसा अस्तित्व किसी भी तरह से उसके दिल की भलाई से उसकी मदद नहीं कर सकता था। सभी बुद्धिमान प्राणी आमतौर पर एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं और वह अब तक न जाने कितने वर्षों तक जीवित रही है, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह लापरवाही से काम न करे और अपना समय व्यर्थ में बर्बाद न करे। हालांकि ये उनके लिए बेहतर भी था। इस तरह बाय जेमिन को भी उसका ऋणी महसूस करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें पता है, जो पुरुष बहुत होशियार होते हैं उन्हें बहुत पसंद नहीं किया जाता। लिलिथ ने एक छोटी लड़की की तरह अभिनय करते हुए मनमोहक ढंग से मुंह बनाया। हालांकि जल्द ही वह धीरे से मुस्कुराए और उसे आश्वासन दिया, हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मेरे लक्ष्य और आपका अंतिम लक्ष्य पूरी तरह से संरेखित होंगे, आप देखेंगे। तुम कहते हो तो? उसने आंखें घुमाते हुए उत्तर दिया। उनके केवल 2 वर्तमान लक्ष्य जीवित रहना और अपने परिवार को ढूंढना था। बाकी लक्ष्यों के लिए वे केवल माध्यमिक लक्ष्य थे। अचानक इमारत के प्रवेश द्वार पर कई लाशें दिखाई दी, जो अपनी सफेद आंखों के साथ जीवन का कोई संकेत नहीं दिखाते हुए इधर उधर लड़खड़ा रहे थे। तेज तूफान की वजह से उनके शरीर का ज्यादातर खून बह गया था और वे फिलहाल पहले की तुलना में उतने भयानक नहीं दिख रहे थे। बाय जेमिन ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में दर्द इस हद तक पहुंच गया था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। कोई अन्य विकल्प न होने पर उन्होंने अपना कुछ दिमाग खर्च किया और अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लड मैनिपुलेशन कौशल को सक्रिय किया। टकराना, टकराना, टकराना। 10 से अधिक लाशों की आंखें फट गईं और सॉकेट से खून अनियंत्रित रूप से बहने लगा। हालांकि वह खून 20 सेंटीमीटर लंबे कांटों में बदल गया और 10 लाशों के दिमागों पर जमकर वार किया। इससे पहले कि बाय जेमिन राहत की सांस ले पाती, अन्य 5 लाशें प्रवेश द्वार पर दिखाई दी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। पहले की तरह उसके पास आने वाले ज़ोंबी के जीवन को समाप्त करने के लिए अपने दिमाग का कुछ हिस्सा खर्च करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसके द्वारा पहले मारे गए ज़ोंबी के खून के कारण नाली कम हो गई थी, इस दर पर उसका सारा मन खत्म हो जाएगा और उसकी वर्तमान स्थिति के साथ वह बुरी तरह मर जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में 200 लाशों का समूह भी उसकी नज़र में कुछ भी नहीं था। हालांकि वह फिलहाल हिलने डुलने में असमर्थ था और अगर उन कमजोर स्तर के 3-4 ज़ोंबी ने उसे खरोंच दिया या उसकी त्वचा को काट लिया, तो चाहे उसका स्तर और आंकड़े कितने भी ऊंचे हों, वह निश्चित रूप से दूसरे दिन जीवित नहीं रह पाएगा। लिलिथ ने भी वर्तमान समस्या पर ध्यान दिया और भौहें चढ़ा दी। पहले जिस कारण से वह बाय जेमिन की मदद करने में सक्षम थी, जब वह जमीन पर गिरने ही वाला था, क्योंकि लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी और इसे उसके हस्तक्षेप के रूप में नहीं गिना जाता था। हालांकि वर्तमान स्थिति बिल्कुल अलग थी और वह किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी या उसे दंडित किया जा सकता था। लेकिन कुछ ऐसा था जो लिलिथ को परेशान कर रहा था। उसे यकीन था कि इन लाशों के इतनी तेजी से यहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था।
आखिरकार बाई जेमिन और फर्स्ट ऑर्डर किट के बीच लड़ाई के दौरान ढह गई इमारतों के मलबे से कुचले जाने के बाद उनमें से अधिकांश ने अपने पैर खो दिए थे या अक्षम हो गए थे। अचानक उसकी नज़र एक विशेष स्थान पर पड़ी और उसने जिम्नेजियम के विपरीत दिशा में तूफान के नीचे एक व्यक्ति को दौड़ते हुए देखा। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से बाई जेमिन और बाकी बचे लोगों के समूह का हिस्सा नहीं था, अन्यथा लिलिथ इसे याद रखता। हालांकि वह समझ गई कि यह व्यक्ति दुश्मन था। अध्याय 22 शांगुआन बिंग जू। जल्द ही बाई जेमिन ने लगभग आसानी से चलती हुई लाशों के दूसरे समूह की जान ले ली। एकमात्र समस्या मन की खपत थी। वर्तमान में बाई जेमिन को इस कठिन समस्या का सामना करना पड़ा कि उसका अपने मन पर अच्छा नियंत्रण नहीं था। आखिरकार उसने कभी भी ऐसी शक्ति का उपयोग नहीं किया था या उस पर उसका नियंत्रण नहीं था। यदि वह परिणामों की परवाह किए बिना चौतरफा हमला करने के लिए अपने मन का उपयोग करना चाहता था तो कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसे मन की खपत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जैसा कि उसने फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ किया था। हालांकि यदि उसका लक्ष्य कई कमजोर हमले और कम खपत के साथ करना था तो समस्या सामने आई। उन 15 कमजोर लाशों के जीवन को समाप्त करने के लिए बाई जेमिन ने लगभग 40 मन अंक खर्च किए थे, जो काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि वर्तमान में उसका कुल मन 204 अंक था। दुर्भाग्य से बाई जेमिन की आज किस्मत अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि 5 लाशों के उस समूह को खत्म करने के बाद 10 का एक और समूह प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया और उसकी ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ लाशें अपनी ही तरह की लाशों पर लड़खड़ा गईं और अपने पैरों पर वापस आने के लिए संघर्ष करने लगीं, जबकि अन्य एक समूह में प्रवेश करने की कोशिश में दरवाजे में फंस गए, जिससे उनके पीछे के लोगों के लिए प्रवेश का रास्ता अवरुद्ध हो गया। बाई जेमिन ने उन लोगों के जीवन को समाप्त करने के लिए कुल 15 मन अंक खर्च किए जो सफलतापूर्वक प्रवेश कर गए थे, और उन लोगों को जीवित छोड़ दिया जो रास्ता अवरुद्ध करके प्रवेश द्वार पर फंस गए थे। हालांकि मैं अस्थायी रूप से उन लाशों का उपयोग कर सकता हूं। अगर कोई उत्परिवर्तित जानवर या एक विकसित ज़ोंबी प्रकट होता है और अंतहीन लाशों के इस समूह को यहां की ओर बढ़ने देता है तो मेरा छोटा सा जीवन संकट में पड़ सकता है। बाई जेमिन की भौहें चढ़ गईं और उससे बेहद निराशा महसूस हुई। लिलिथ, जो अभिनय करने में सक्षम हुए बिना केवल देख सकती थी, बाई जेमिन को कुछ देने ही वाली थी कि तभी उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान उभरी और उसने धीरे से कहा, जाहिर तौर पर आपने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक आपकी सराहना की जाती है। उसने उसे भ्रमित और प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। हालांकि वह जिस उत्तर की तलाश में था वह लिलिथ से नहीं बल्कि बाहर से आया था। ऐसा लग रहा था कि तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया और प्रचंड तूफान के कारण पहले से ही ठंडा वातावरण और भी ठंडा हो गया। चल रहे तूफान में भी लाशों के गुर्राने और एक के बाद एक जमीन पर गिरते शवों की आवाज बाई जेमिन के कानों तक पहुंच सकती थी। लगभग 5 मिनट के बाद जो लाशें फंसी हुई थीं, वे किसी चीज से टकरा गईं और उनके शरीर फिर कभी न उठने के लिए जमीन पर गिर गए। उनके सिर के पीछे एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का एक छोटा सा घाव था जो पूरी तरह से बर्फ की पतली परत से जमा हुआ था। सफेद कपड़े पहने शांगुआन बिंग जू को बर्फ की देवी की तरह धीरे धीरे इमारत में चलते देखकर बाई जेमिन की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल हो गई। वह कई सेकंड तक चुपचाप उसे देखती रही और उसकी हालत को ध्यान से देखती रही। लगभग 1 मिनट के बाद जब दोनों ने अलग अलग विचारों के साथ एक दूसरे को देखा, शांगुआन बिंग जू ने हल्के से अपने मोती सफेद दांत भींचे और एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे कि वह किसी चीज के खिलाफ लड़ रही हो। बाई जेमिन ने ये सब चुपचाप देखा। उसे इस बात का डर नहीं था कि वह उसके साथ कुछ करना चाहेगी। इसका कारण ये था कि पहली अजीब चाल में वह अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लड मैनिपुलेशन के साथ उसे अंदर से नष्ट करके उसका जीवन समाप्त कर सकता था। भले ही वह शक्तिशाली थी, फिर भी उसके आंकड़े निश्चित रूप से उससे अधिक नहीं हो सकते थे। हालांकि तथ्यों ने साबित कर दिया कि उनकी सावधानी आवश्यक नहीं थी। वह उसके पास झुक गई और बिना कुछ बोले उसे खड़े होने के लिए सहारा दिया। बाई जेमिन ने जल्दी से अपने स्वस्थ हाथ से बैकपैक और कुछ प्लास्टिक बैग उठाए। उसने बैकपैक अपने दाहिने कंधे पर रखा और बैग को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया। शांगुआन बिंग जू की मदद से वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। हालांकि उसे अपने दांत इस हद तक पीसने पड़े कि गले लगाने के दर्द और पैरों के नीचे असहज खुजली के कारण उसके मुंह से खून बहने लगा।
जब शांगुआन बिन जू ने उसे सहारा देने के लिए अपना बायां हाथ उसकी पतली गोजनेक के चारों ओर घुमाया, तो उसका बारिश से लथपथ शरीर थोड़ा कांप गया और उसकी आंखें धीरे से कांपने लगीं। हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा और धीरे धीरे उसे बाहर की ओर ले गई। फिर से बाहर पहुंचने के बाद बाई जेमिन हर जगह बिखरी हुई 100 से अधिक लाशों को देखकर चौंक गई। इन सभी लाशों को साफ गोली से मार दिया गया था और उनके सिर पर केवल एक छोटा सा घाव था जो बर्फ की एक छोटी सी परत से जम गया था, जो खून को अंदर से बाहर निकलने से रोक रहा था। जाहिर तौर पर उसे बचाने के लिए शांगुआन बिन जू के पास लाशों के इस विशाल समूह के जीवन को खुद ही खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि बाई जेमिन को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वह यहाँ अकेली क्यों थी और बाकी दोनों क्यों नहीं थे। आखिरकार बाई जेमिन को पता था कि वह उसे पसंद नहीं करती। एक और बात जो उसे थोड़ा परेशान कर रही थी वह ये थी कि वह यहाँ शुरुआत करने क्यों आई थी। आखिरकार समझौता ये था कि वह अकेले दवाओं की तलाश करेगा और उसके चेन हे और लियांग पेंग के समूह में शामिल नहीं होगा। इसलिए उसके लिए इस जगह पर आने का कोई मतलब नहीं था, जबकि उसे अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर इंतजार करना चाहिए था, जहां ठंडा पानी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि सच्चाई ये थी कि शांगुआन बिन जू की उपस्थिति ने बाई जेमिन को एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल दिया था, जिससे लंबे समय में उसकी जान भी जा सकती थी। हालांकि ये देखते हुए कि उसका बोलने का कोई इरादा नहीं है, उसने भी कुछ नहीं कहा और अपने हर कदम पर महसूस होने वाले दर्द का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया। जब वे विशाल फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के शव के पास से गुजरे तो शांगुआन बिन जू झिझकने लगी, जैसे कि वह कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन अंत में ऐसा लगा कि उसका ध्यान किसी और चीज पर केंद्रित था, क्योंकि उसके दांत अभी भी कसकर भींचे हुए थे। बिना एक शब्द बोले वह आगे बढ़ती रही। दोनों चल पड़े और प्रचंड तूफान ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे दोनों अलग अलग कारणों से लड़ रहे थे और उनकी सारी इच्छा शक्ति आगे बढ़ने के एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थी। इस सब के बारे में एकमात्र अच्छी बात यह थी कि सौभाग्य से फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के जंगली चार्ज और उसकी लपटों के कारण कोहरा काफी हद तक कम हो गया था, इसलिए वे पहले की तुलना में बहुत बेहतर देख सकते थे। अचानक 15 लाशों का एक समूह एक कोने में घूमा और रास्ता रोकते हुए समूह के सामने आ गया। हालांकि शांगुआन बिन जू ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और 15 बर्फ की बाइकें दिखाई दी। मानो उनके पास अपना खुद का दिमाग हो। 15 बर्फ की बाइकें तेजी से उड़ गईं और अगले ही पल वे 15 लाशों के सामने आ गईं। नासमझ प्राणियों के सिर पर सटीक वार किया गया और एक क्षण बाद वे बेजान होकर गिर पड़े। 2 लोगों के समूह ने अभी 20 कदम भी नहीं उठाए थे कि भूरे बालों वाला एक परिवर्तित कुत्ता कहीं से आया और उन पर गुस्से से हमला किया। उत्परिवर्तित कुत्ते की गति बहुत तेज थी, कम से कम 30 या 40 अंक। एक सामान्य व्यक्ति के पास चीखने चिल्लाने का समय भी नहीं होगा, इससे पहले कि उनका गला फाड़ दिया जाए। हालांकि शांगुआन बिन जू ने अपना आरोप समाप्त करने के लिए केवल एक शब्द कहा, जमाना। उसकी ठंडी आवाज के खत्म होने के बाद कुत्ते का रूपांतरित शरीर अपनी जगह पर मृत हो गया। अपने पैरों के नीचे पानी का उपयोग करते हुए जानवर का शरीर धीरे धीरे जमने लगा, जब तक कि वह एक बेजान बर्फ की मूर्ति नहीं बन गया। ये देखकर बाई जेमिन ईर्ष्या की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सकी। यदि उसके पास उसके मन जैसा उच्च नियंत्रण होता तो उसका जीवन बहुत सरल होता और उसे कई हमलों के बाद अपना सारा मन खोने का डर नहीं होता। हालांकि वह इस बात पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसके हमले कितने शक्तिशाली और सटीक थे कि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी आवाज उससे मिलने के बाद पहली बार कैसे थोड़ी कांप रही थी। उसने तुरंत अपने दांत फिर से पीस लिए, जैसे कि उस साधारण शब्द ने उसकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी हो, और धीरे धीरे उसका समर्थन करना जारी रखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बाई जेमिन थी या शांगुआन बिन जू, वे दोनों अपने बालों की नोक से लेकर पैर की उंगलियों तक भीगे हुए थे, और यदि ऐसा नहीं था क्योंकि वे दोनों अपने अपने स्तर की तुलना में बहुत अधिक उच्च आंकड़े वाले विकसित इंसान थे। परिणामस्वरूप वे निश्चित रूप से बीमार पड़ गए होंगे। बाई जेमिन की चोटों के कारण शांगुआन बिन जू के पास कछुआ गति से आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और जब तक दोनों व्यायामशाला में लौटे तब तक उन्हें फार्मेसी छोड़े 1 घंटे से अधिक समय हो चुका था। अध्याय 23 अलग अलग निगाहें, अलग अलग दृष्टिकोण।
बिल्डिंग के अंदर का माहौल बेहद गमगीन था। भय और चिंता के शब्दों वाली फुसफुसाहट के साथ दबी हुई सिसकियों की आवाज लगभग हर जगह सुनी जा सकती थी। कुछ पुरुष खूबसूरत महिलाओं को सांत्वना दे रहे थे और अपनी जान देकर उनकी रक्षा करने की कसम खा रहे थे, इस तरह उन असहाय महिलाओं का पक्ष प्राप्त कर रहे थे जिनके पास भरोसा करने के लिए कोई और नहीं था। हालांकि जिन लोगों में लड़ने के लिए हथियार उठाने का साहस नहीं था, वे उनकी रक्षा कैसे कर सकते थे। लेकिन दुनिया जिस हालत में थी, उसमें कभी कभी झूठी उम्मीद का भी खुली बाहों से स्वागत किया जाता था। इन लोगों में लियांग पेंग भी शामिल था। इस समूह के कुछ पुरुषों में से एक के रूप में, जिनके पास न केवल लड़ने का साहस था, बल्कि दूसरों की रक्षा करने की क्षमता भी थी, लियांग पेंग, जो स्वभाव से वासनापूर्ण थी, विश्वविद्यालय की 5 महिला छात्रों के एक समूह से घिरी हुई थी। लियांग पेंग की शक्ल शानदार नहीं थी और वास्तव में वह सुंदर होने के बजाय थोड़ा बदसूरत था। हालांकि स्वाभाविक रूप से कमजोर महिलाओं को इस नई दुनिया में जीवित रहने की जरूरत थी। ये कुछ ऐसा था जिसका एहसास उन्हें एक दिन अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मक्खियों की तरह मरते देखने के बाद हुआ था। चेन, यदि वह चाहता तो वह सुंदरियों से भी घिरा हो सकता था, लियांग पेंग से भी ज्यादा। हालांकि वह बस एक कोने में खड़ा रहा और उसने लियांग पेंग को एक सामान्य नजर से देखा। टकराना। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुला, जिस पर सभी की निगाहें टिक गईं। उनमें से प्रत्येक भगवान या किसी संत से प्रार्थना कर रहा था कि कोई और शत्रु सामने न आए। सबसे पहले जब उन्होंने शांगुआन बिंग जू और बाई जेमिन को देखा, तो उन्होंने अनजाने में राहत की सांस ली। हालांकि उसे उसका समर्थन करते हुए देखने और उसके लड़खड़ाते कदमों को देखने के बाद उनके भाव अविश्वास से भर गए, विशेषकर वे लोग जिन्हें उसके द्वारा बचाया गया था। वह घायल हो गया था। कौन सा प्राणी उसे इस हद तक घायल कर सकता था कि उसकी अपने आप चलने की क्षमता ही छीन ले? ये कैसे संभव हो सकता है? बचे हुए छात्रों और शिक्षकों का समूह बड़बड़ाने लगा और उनकी निगाहें आतंक और आशंका से भर गईं। यदि वहां कोई अस्तित्व होता जो इस समूह के सबसे मजबूत लोगों में से एक और उन कुछ लोगों में से एक, जिनके पास वास्तव में लड़ने का साहस और क्षमता थी, को ऐसी दयनीय स्थिति में छोड़ दिया जा सकता था जहां वह भी नहीं कर सकता था। अपने आप आगे बढ़ें, फिर वे कैसे जीवित रहेंगे? भविष्य के प्रति भय और चिंता ने एक बार फिर उनके कमजोर मन को घेर लिया। लियांग पेंग की पहले की मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति में भी थोड़ा बदलाव आया और एक पल के लिए वह भूल गया कि वह स्पष्ट रूप से अपने जीवन का सबसे अच्छा पल जी रहा था। जहां तक चेन हे का सवाल है, वह विभिन्न कारणों से स्तब्ध था। शांगुआन बिंग जू को बाई जेमिन का समर्थन करते हुए देखकर चेन वह विश्वास नहीं कर सका कि वह क्या देख रहा था और एक पल के लिए उसे संदेह भी हुआ कि उसकी आंखें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। बिंग जू, क्या तुम ठीक हो? खुली आंखों और अविश्वास से भरकर उसने पूछा। मैं ठीक हूं। शांगुआन बिंग जू का उत्तर हमेशा की तरह छोटा और ठंडा था। जहां तक बाई जेमिन की बात है, वह चेन ही को ऐसे देखने से खुद को नहीं रोक सका जैसे कि वह कोई बेवकूफ हो। यहां जो घायल व्यक्ति ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह था, वह नहीं। फिर वह किससे पूछ रहा था? हालांकि उसने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की और अगले ही पल वह इसके बारे में भूल गया। मैं आपको धन्यवाद नहीं कहूंगा क्योंकि वर्तमान में ये शब्द पहले की तुलना में और भी कम मूल्यवान है। बाई जेमिन ने अपने बगल की खूबसूरत महिला को देखा, जो एक बार फिर उसकी वजह से पूरी तरह से भीग गई थी, और गहरी आवाज में कहा, आज ये कहा जा सकता है कि तुमने मुझे एक ऐसी मुसीबत से बाहर निकाला जिससे मेरी जान भी जा सकती थी। भविष्य में जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो जाता, मैं निश्चित रूप से आपका एहसान चुकाऊंगा। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने अपने दांत पीस लिए और वह हाथ हटा दिया जिसे वह उसके सहारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। अपने पैरों के नीचे दर्द महसूस करते हुए, ऐसा दर्द जो ठंडा पानी भी कम नहीं कर सकता था, वह सभी से दूर अपने स्थान की ओर चलने लगा। उसका हर कदम भारी था और शरीर ठंडा होने पर भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें बनने लगीं। ये देखकर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह शांगुआन बिंग जू, चेन हे, लियांग पेंग या बाकी बचे लोग थे, उन सभी को एहसास हुआ कि उस पल वह जो दर्द महसूस कर रहा था वह शब्दों में वर्णन करने के लिए बहुत बड़ा था। वह
चेन वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने शांगुआन बिंगजू की ओर देखा तो उसने चुप रहना पसंद किया। जहां तक शांगुआन बिंगजू की बात है, उसने गलियारे के अंत में उसकी पीठ को धीरे धीरे गायब होते देखा, और हालांकि वह वास्तव में बाई जेमिन को पसंद नहीं करती थी, उसने स्वीकार किया कि कम से कम वह साहस और बहादुरी वाला व्यक्ति था, दूसरों के विपरीत। उसने लियांग पेंग की ओर देखा और उसकी आंखों में घृणा और तिरस्कार झलकने लगा, और उसने ठंडे स्वर में फुसफुसाया, तुम मैल का टुकड़ा हो। वास्तव में जब शांगुआन बिंगजू बाई जेमिन को ढूंढने गई तो वह अकेली थी। इसका कारण ये था कि चेन हे को ये देखने के लिए पीछे रहना पड़ा कि लियांग पेंग ने कुछ बेवकूफ़ी नहीं की है, क्योंकि जब उसने उन दोनों को ढूंढने के लिए आमंत्रित किया था, लियांग पेंग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तुरंत ये कहते हुए मना कर दिया कि बाई जेमिन अकेले बाहर जाना चाहती थी। जबकि लियांग पेंग के शब्द सच थे, शांगुआन बिंगजू ने समाज में उच्चतम शिक्षा प्राप्त की थी। व्यक्तिगत प्रतिभा के अलावा वह आज जो कुछ भी है बनने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। वह बुद्धिमान, बड़ी तस्वीर देख सकती थी और जानती थी कि लंबे समय में बाई जेमिन की मदद की जरूरत होगी, क्योंकि अपने नकारात्मक बिंदुओं के बावजूद वह एक अच्छा लड़ाकू था। इसलिए जब लियांग पेंग ने इनकार कर दिया और उसकी आंखों में लगभग नग्न वासना का पता चला, तो शांगुआन बिंगजू के पास उसकी देखभाल करने और उसे कुछ भी बेवकूफ़ी करने से रोकने के लिए चेन हे को यहां छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह क्यों नहीं रुकी और चेन हे को बाई जेमिन को ढूंढने नहीं दिया, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि अपने आत्मनियंत्रण के बावजूद भी उसे ताकतवर की मूर्खताओं को सहन करने में कोई भरोसा नहीं था, और वह उसे बर्फ की मूर्ति में बदल सकती थी। बिंगजू, क्या तुम सचमुच ठीक हो? अब जब वे अंततः बाकी लोगों से थोड़ा दूर हो गए, चेन हे ने चिंतित होकर उसकी ओर देखा और पूछा। शांगुआन बिंगजू ने कोई उत्तर नहीं दिया और जैसे कि थक गई हो, एक कोने में बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सफेद पोशाक पूरी तरह से गीली हो गई थी। उसके शरीर के उभारों को गले लगाने और रेखांकित करने से वह स्वाभाविक रूप से पहले से भी अधिक आकर्षक हो गई थी। यहां तक कि सज्जन और दयालु चेन हे भी मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने अपनी आंखें खुली रख ली और फिर से देखने से बचने के लिए अपनी आंखें बंद करने से पहले एक या दो नजरें चुरा लीं। अनगिनत निगाहें उस पर पड़ी और मानो उसे अपनी आंखों से खा जाना चाहती थीं। लेकिन उन पर ध्यान देने का उसका कोई इरादा या ऊर्जा नहीं थी। वैसे भी इच्छा, वासना की शक्लों की उसे बहुत पहले ही इसकी आदत हो गई थी। भाड़ में जाओ इसकी माँ। बाई जेमिन शाप देने से खुद को नहीं रोक सका और उसने अपने दांत पीस लिए और अपने पैरों पर दबाव कम करने के अलावा किसी भी बात की परवाह किए बिना टूटे हुए कपड़े की तरह जमीन पर गिर गया। कोई व्यक्ति कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि आग से जलने के बाद अपनी त्वचा के फटने और मांस के फटने का दर्द कितना भयानक होता है। बाई जेमिन ने अपने जीवन में कभी भी इस तरह के भयानक दर्द का अनुभव नहीं किया था, और यदि संभव हो तो वह इसे दोबारा अनुभव नहीं करना चाहती थी। हे, गर्व से अभिनय करने पर आपको यही मिलता है। लिलिथ ने उसे बेरहमी से चिढ़ाया। फिर भी वह उसके पास पहुंची और सावधानीपूर्वक हरकत करते हुए उसे दीवार के सहारे अधिक आराम से झुकने में मदद की। मुझे अकेला छोड़ दो। बाई जेमिन ने अपनी आंखें घुमाई और घुराया। जैसे ही उसने गहरी सांसें ली, दर्द से लड़ते हुए उसकी छाती ऊपर उठी और नीचे गिरी। मैं पहले से ही उस महिला का ऋणी हूं और मैं उसकी मदद के लिए वास्तव में आभारी हूं। उसके कारण जो भी हो, सच्चाई यह है कि उसने मेरे सबसे कमजोर क्षण में मेरी मदद की। लेकिन मैं उससे अधिक कुछ भी देना नहीं चाहता। आप और वह महिला एक दूसरे को पहले से जानते हैं? लिलिथ ने उसके पास बैठते हुए पूछा। नहीं, दुनिया इस नर्क बनने से पहले उसने और मैंने कभी बातचीत नहीं की थी और शायद हमारे जीवन में कभी नहीं होगी। बाई जेमिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और थकावट महसूस करते हुए चुपचाप उत्तर दिया। तो फिर आप उससे इतना सावधान क्यों दिखते हैं? लिलिथ ने देखा था कि बाई जेमिन ने सभी से अपनी दूरी बनाए रखी थी, लेकिन वह शांगुआन बिंगजू के खिलाफ विशेष रूप से सतर्क दिख रहा था। जबकि सभी पुरुष किसी न किसी तरह से उस पर मुग्ध थे, बाई जेमिन दूर रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, जितना ज्यादा उतना अच्छा। ये कुछ ऐसा था जिसने उसे अब तक भ्रमित कर दिया था, इसलिए उसने उसे बेहतर तरीके से जानने के लिए इधर उधर पूछने का फैसला किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह एक पिछली कहानी है।
यही कारण था कि लिलिथ ने सोचा था कि वे एक दूसरे को पहले से जानते थे। बाई जेमिन ने थककर अनजाने में उत्तर दिया, आप सभी महिलाएं अच्छी पक्षी नहीं हैं। लिलिथ उसकी बातों से आश्चर्यचकित था। वह उससे पूछना चाहती थी कि उसका क्या मतलब है, लेकिन जब उसने उसकी ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही सोच चुका था। दर्द इतना ज्यादा था कि अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर पहुंचते ही बाई जेमिन तुरंत सो गए। आखिरकार वह न केवल शारीरिक पीड़ा में था, उसका मन शब्दों से परे थका हुआ था, क्योंकि युद्ध लड़ने के बाद उसे अभी तक ठीक से आराम नहीं मिला था, जिसमें कई मौकों पर उसका जीवन समाप्त होने वाला था। दरअसल वह इतना थक गया था कि बेहोश होने से पहले उससे ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसने आखिर में क्या कहा था। अध्याय 24 जादू ग्रेड खजाना। हालांकि उसे जागे हुए केवल 5 या 6 घंटे ही हुए थे। फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ मौत की लड़ाई, उसका पहला दुश्मन जिसने वास्तव में विकास के सच्चे रास्ते पर एक कदम उठाया था। बाई जेमिन को एक व्यक्ति की तरह थका हुआ महसूस हुआ जो लगातार 2 दिनों से सोया नहीं था। इसलिए उसके थके हुए मन और दर्द भरे शरीर ने उसे अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद सोने के लिए मजबूर कर दिया, और उसे अगले दिन तक जागने की अनुमति नहीं दी गई। दुनिया काफी हद तक बदल गई थी। ये कहना कि पिछला समाज पूरी तरह से ढह गया था बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, और खेल केंद्र के अंदर बचे सभी लोग इस जगह से बाहर निकलने और सरकार और सेना की सुरक्षा में वापस आने की उम्मीद कर रहे थे, तभी वे थोड़ा अधिक सहज महसूस कर सके। उनमें से कोई नहीं जानता था कि आधुनिक हथियारों से सुसज्जित सेना किस स्थिति में है। वास्तविकता ये थी कि उनमें से कोई भी बाहरी दुनिया की स्थिति नहीं जानता था। हालांकि अपने मानसिक स्वास्थ्य की खातिर उनमें से किसी ने भी निराशा के शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की, और यहां तक कि सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचने की भी कोशिश नहीं की। जब बाई जेमिन ने फिर से अपनी आंखें खोली तो परिवर्तन की शुरुआत का दूसरा दिन समाप्त हो चुका था और तीसरा दिन आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। बारिश रुक गई। उसने बाहर के शोर पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभी भी थोड़ी नींद भरी आंखों के साथ बुदबुदाया। गड़गड़ाहट की आवाज, खिड़की में छोटी छोटी दरारों के बीच चमकती बिजली की रोशनी जिसे लकड़ियां ढक नहीं सकती थीं, साथ ही दुनिया भर में बरस रहे पानी की भयंकर आवाज, मानो ये स्वर्ग से कोई सजा हो, ये सब बंद हो गया था। कुछ घंटे पहले तूफान रुका था। इस दुनिया में अजीब मौसम के पीछे का कारण ये था कि सोए हुए मन को सोल रिकॉर्ड के दृष्टिकोण का एहसास हो गया था। अब जब सोल रिकॉर्ड अंततः इस दुनिया में पहुंच गया है तो चीजें धीरे धीरे वापस आ जाएंगी सामान्य। उससे कुछ मीटर की दूरी पर एक नर्म, आकर्षक, चंचल लेकिन दयालु आवाज भी सुनाई दी। अपनी बाईं ओर देखते हुए बाई जेमिन ने एक बेहद खूबसूरत महिला को खिड़की के बगल में एक मेज पर बैठे देखा, जो अब लकड़ी के ब्लॉक से ढकी नहीं थी। बादलों के बीच से छनकर आती सूरज की कुछ किरणें उसके काले बालों और उसकी रात जैसी काली पोशाक के साथ एक महान विरोधाभास पैदा कर रही थीं। बिना किसी संदेह के ये सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक था जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी देखा था। जिंदगी। देवदूत। अभी भी आधी नींद में बाई जेमिन बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मैं देवदूत नहीं हूं, मैं एक राक्षस हूं टिल्डर। लिलिथ ने उसे सबसे खूबसूरत मुस्कान दी जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी थी। शुभ प्रभात। हालांकि उसकी मुस्कान खूबसूरत थी, बाई जेमिन के लिए यह बेहद खतरनाक थी। मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। वह झेप गया और दूसरी ओर देखते हुए उसने जवाब दिया, आपको भी सुप्रभात। लिलिथ की आंखों में एक अजीब संकेत चमक रहा था। उसने अपना सिर हिलाने से पहले कुछ सेकंड के लिए आंखें झपकाईं, जैसे कि किसी विचार को खारिज कर दिया हो। तुम्हारा शरीर कैसा है? उसने वसंत की हवा की तरह नर्म कदमों से उसके पास आते हुए पूछा। अब जब आपने इसका जिक्र किया है। बाई जेमिन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वह उसके बगल में बैठ गई। उसने अपनी स्थिति का निरीक्षण किया और ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि कल उसे जो भीषण दर्द महसूस हुआ था वह कम से कम आधा दूर हो गया था। हालांकि अब भी दर्द हो रहा था, यह अब उसके लिए असहनीय नहीं था। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि भरिन की आग से जले हुए मांस के गिरने के बाद नया मांस उगना शुरू हो गया था और कम प्रभावित हिस्सों पर धीरे धीरे त्वचा बनने लगी थी। ये सब क्या है? बाई जेमिन अवाक रह गई।
क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? लिलिथ को समझ नहीं आ रहा था कि उसके हाव भाव देखकर हंसे या रोए। आपका स्वास्थ्य वर्तमान में एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना बेहतर है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी चोटों से उबरने में 3 या 4 महीने लगते हैं, तो आप इसे 10 गुना तेजी से कर सकते हैं। वास्तव में, उनके पास वर्तमान में मौजूद 90 स्वास्थ्य बिंदुओं के साथ, उनकी पुनर्प्राप्ति गति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में लगभग 9 गुना तेज थी, जिसमें कोई विकास नहीं था, कोशिका प्रजनन, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत और नए ऊतक का पुनर्जनन नहीं था, सब कुछ बहुत तेज था। इस गति से मुझे पूरी तरह से ठीक होने के लिए केवल कुछ और दिनों की आवश्यकता है। बाई जेमिन को उत्तेजना महसूस हुई और उसने एक जटिल आह भरी। उसे खुशी हुई क्योंकि जल्दी ठीक होने से अंततः उसे डरना नहीं पड़ेगा। आखिरकार, यदि फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के समान एक और राक्षस प्रकट होता, तो उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति के साथ केवल मृत्यु ही उसका इंतजार करती। हालांकि उस खुशी के बीच एक जटिल भावना भी थी, क्योंकि अंततः उसे एहसास हुआ कि अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा। बाई जेमिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपनी बाहें फैलाते हुए लिलिथ की ओर देखा। उसने भौहें उठाई और चिढ़ाया, आप चाहते हैं कि मैं आपको गले लगाऊं टिल्ड? उसने अपनी आंखें घुमाई और उत्तर दिया, मुझे मेरे आभूषण पहले ही दे दो। आपको कैसे मालूम? उसने विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर देखा। भले ही मैं उस पल बेहोश हो गया था, लेकिन मुझे पता है कि आप ऐसी किसी भी चीज को जाने नहीं देंगे जो मुझे बढ़ने में मदद कर सके। बाई जेमिन ने उदासीनता से कहा, आखिरकार मैं जितनी तेजी से बड़ा होऊंगा, तुम्हारे लिए भी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है टस्क, सच में आपके पास हास्य की अच्छी समझ नहीं है। लिलिथ ने अपनी जीभ चटकाए और प्यारा सा मुंह बनाते हुए उसे डांटा। हालांकि उसकी आंखों में चमक खुशी की थी, क्योंकि वह जितना होशियार था, जीवित रहने और अधिक शक्तिशाली बनने की संभावना उतनी ही अधिक थी। यहाँ, मैं उन्हें तुम्हें वापस दे दूंगा, उबाऊ आदमी। उसने अपना हाथ हिलाया और 3 वस्तुएं धीरे से उसकी गोद में गिरने से पहले उसकी ओर तैरने लगीं। बाई जेमिन ने उसे ईर्ष्या से देखा। वह भी अपना हाथ हिलाना चाहता था और चीजों को आसानी से तैराना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा था जो जल्द ही होगा। आपको ये कहाँ मिला? उसने उसे असमंजस में देखते हुए पूछा। उसने अपना दाहिना हाथ शालीनता से बढ़ाया और बिना कुछ कहे, बाई जेमिन की नजर एक खूबसूरत सोने के रंग की अंगूठी पर टिकी हुई थी, जिसमें शादी की अंगूठी के समान चांदी की माला थी, जैसे कि पृथ्वी के लोग पहनते थे। आप व्यस्त हो? उसने चिढ़ाया। बेवकूफ! उसने आकर्षक ढंग से अपनी आंखें घुमाई और उत्तर दिया, यह एक अंतरिक्ष भंडारण रिंग है। अंदर एक बड़ी जगह है जहां मैं अपना सामान रख सकती हूं। बिल्कुल उपन्यासों की तरह। बाई जेमिन ने समझ के साथ सिर हिलाया। मैं उनमें से एक कैसे पा सकता हूं? वह एक कैसे नहीं चाह सकता? आखिरकार, लिलिथ जैसी अंगूठी के साथ उसे हर जगह बैकपैक ले जाने की जरूरत नहीं होगी और इस दुनिया में उसका सामान्य जीवन बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप इस तरह के बड़े स्थानिक आकार वाला एक चाहते हैं, तो इसे भूल जाए। लिलिथ ने धीरे से अपना सिर हिलाया और लापरवाही से कहा, यह एक लीजेंड ग्रेड खजाना है। आपके लिए भी अभी तक इस स्तर का कुछ हासिल करना असंभव है। ओह! बाई जेमिन थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सकी। लीजेंड खजाने को भूल जाए, उसने अभी तक जादुई ग्रेड का खजाना भी नहीं देखा था, और उसकी 2 सबसे मजबूत और सबसे कीमती वस्तुएं केवल दुर्लभ ग्रेड थीं। लेकिन उसे उदास देखकर लिलिथ ने कहा, यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप कम गुणवत्ता वाला एक प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। आप एक ग्रीन ऑर्ब भी प्राप्त कर सकते हैं, और हो सकता है, बस हो सकता है, अगर आपकी किस्मत वास्तव में उच्च हो, शायद आप एक मिल सकता है। भूल जाओ। फिलहाल मेरे पास जो है मैं उसी से काम चलाऊंगा। बाई जेमिन ने अब रिंग के मामले पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी चीजें अभी भी उसके जैसे व्यक्ति से बहुत दूर लगती थीं। अपनी गोद में रखी वस्तुओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए बाई जेमिन की आंखें खुशी से चमक उठी, और पिछले सभी बुरे विचार बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गए। फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल ने 3 वस्तुएं गिराई थीं। 2 ओब और एक स्किल स्क्रॉल। उनमें से एक गोला नारंगी रंग का था, जो एक दुर्लभ खजाने का प्रतिनिधित्व करता था।
हैरानी की बात यह है कि दूसरा गोला गहरे पीले रंग का था। दूसरे शब्दों में, बाई जेमिन के सामने एक गोला था जिसमें जादुई श्रेणी का खजाना था। यह उनका पहला जादुई ग्रेड खजाना था। हालांकि उसने अभी अभी लीजेंड ग्रेड ट्रेजर्स जैसी अविश्वसनीय चीज के बारे में सुना था, लेकिन ये देखने के बाद कि उसकी जुआनयुआन तलवार और फुल कोट कितने कीमती थे, वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ था। वह निश्चित रूप से ये देखने के लिए उत्सुक था कि उसके सामने इस गोले में क्या है। अध्याय 25 ब्रह्मांड के इतिहास में पहला। गोले की सामग्री को देखने से पहले बाई जेमिन को शरारती और चिंतित महसूस हुआ, जैसे कि वह एक छोटा बच्चा हो जो अपना क्रिसमस उपहार खोलने वाला हो। हालांकि उन्होंने इच्छा से संघर्ष किया और अपना ध्यान सबसे पहले नारंगी गोले की ओर लगाया। आइए अंतिम हे के लिए सर्वश्रेष्ठ बचाकर रखें। तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें पता है ना? मुझे विचलित मत करो। हल्की फुल्की बातचीत के बीच, जैसे कि बाहरी दुनिया अभी भी शांतिपूर्ण थी और मानो मौत का खतरा हर कोने में नहीं छिपा था, बाई जेमिन ने थोड़ी ताकत से नारंगी गोले को निचोड़ा और प्रकाश की चमक के बाद एक नई वस्तु दिखाई दी उसके सामने। ईमानदारी से कहूं तो बाई जेमिन को जूतों की एक और जोड़ी का इंतजार था जो उनके पिछले जूतों की जगह ले सके, जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल की आग से नष्ट हो गए थे। दुर्भाग्य से चीजें हमेशा वैसी नहीं हुई जैसी कि उम्मीद की गई थी। धधकती अंगूठी, दुर्लभ खजाना, एक अंगूठी जिसके भीतर आग जलाने की शक्ति होती है। सुसज्जित होने पर मैजिक जोड़ 1 अंक। दिन में एक बार यह आग की लपटें छोड़ सकता है, जिसका इस्तेमाल हमला करने या बचाव के लिए किया जा सकता है। गहरी लाल अंगूठी देखकर बाई जेमिन का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। उसने थोड़ी दूर से सुंदर महिला को देखा और धीरे से पूछा, मिस डेमनरेस, ये सब क्या है? मम, आपका क्या मतलब है? लिलिथ ने उसकी ओर पलकें झपकाईं और शून्य भाव से उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? बाई जेमिन को नहीं पता था कि वह मासूम खेल रही थी या वास्तव में समझ नहीं पाई थी, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक पूछा, एक दुर्लभ गोले के पास इस अंगूठी जैसा जादू वाला खजाना क्यों होगा? ओह, किसने कहा कि जादू वाली वस्तुएं केवल जादू श्रेणी के गहनों से ही निकल सकती हैं? लिलिथ ने उसे आश्चर्य से देखा और धीरे से समझाया, हालांकि यह सच है कि संभावना कम है। दुर्लभ ग्रेड खजाने से आगे आपके हाथों में अंगूठी जैसी वस्तुएं दिखाई दे सकती हैं। यह मेरी अंतरिक्ष भंडारण अंगूठी के मामले के समान है। यहां तक कि एक महाकाव्य खजाने में भी एक हो सकता है, लेकिन इसका ग्रेड बहुत कम होगा। उसका स्पष्टीकरण सुनकर बाई जेमिन के मुंह का कोना बुरी तरह हिल गया और इस बार ये दर्द के कारण नहीं था। वास्तव में उन्होंने मान लिया था कि मैजिक ग्रेड ट्रेजर्स का मतलब जादुई मंत्र जारी करने में सक्षम वस्तुएं हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से रैंकों के नाम को गलत समझा था और उन नामों को गहनों की सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराया था। पहले से कहीं अधिक खुले दिमाग और अधिक आशा के साथ बाई जेमिन ने गहरे पीले रंग की ओर रुख किया और उसे कुचल दिया। एक कांस्य रंग की रोशनी चमकी, जिससे उसे एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब उसे लगा कि चमक गायब हो गई है, तो बाई जेमिन ने उम्मीद से अपनी आंखें खोली और अपनी गोद में रखी वस्तु को देखा। हालांकि जब उन्होंने वस्तु का स्वरूप देखा, तो उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत हो गई। उसकी गोद में एक कांस्य रंग की पॉकेट घंटी पड़ी हुई थी। ये घंटा कई जगहों पर टूटा हुआ था और इसका एक हिस्सा ऐसा भी था जो बहुत पुराना होने के कारण जबरदस्ती तोड़ दिया गया था या गिर गया था। मूलतः ये बिल्कुल एक बेकार घंटी की तरह लग रहा था। हालांकि भले ही उपस्थिति बेहद बदसूरत थी, बाई जेमिन कभी भी किसी पुस्तक को उसके आवरण से आंकने वालों में से नहीं थी। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी उम्मीदें थोड़ी सी भी नहीं टूटी थीं और उसने निरीक्षण करने के लिए वस्तु को उठाया। टूटी हुई कांस्य घंटी जादुई खजाना, एक प्राचीन घंटी जो टूट गई थी और जिसकी वर्तमान रक्षात्मक शक्ति व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन है। इसे पहनने पर स्वचालित रूप से जादुई शक्ति और मन 20 अंक तक बढ़ जाता है। प्रभाव: जब उपयोगकर्ता पर हमला किया जाता है तो कांस्य बेल स्वचालित रूप से एक ढाल जारी करती है जो उपयोगकर्ता को आसन खतरे से बचाती है। प्राप्त क्षति की मात्रा प्रभाव की अवधि को प्रभावित करती है और अपनी सारी ऊर्जा समाप्त होने के बाद अपनी शक्ति को रिचार्ज करने में 24 घंटे लगते हैं।
बाय जेमिन की अभिव्यक्ति थोड़ी अनियमित थी और उसका वर्णन करना कठिन था। एक ओर तो उसे खुशी महसूस हुई, लेकिन दूसरी ओर उसे उलझन भी महसूस हुई। व्यवहारिक रूप से गैर मौजूद रक्षात्मक शक्ति। ठीक है, केवल कांस्य बेल की उपस्थिति को देखकर उसे उस विवरण के अलावा ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इसे भूल जाओ। 20 जादुई अंक और 20 मन अंक बहुत अच्छे हैं। उसने खुद से जोर से बात की, जैसे कि अपना मूड ठीक करना हो। उत्सुकतावश लिलिथ ने टूटी हुई घंटी उठाई और उसके रेटिना में वस्तु की जानकारी के साथ हरे अक्षर चमकने लगे। उसने इसे बाय जेमिन को वापस सौंप दिया और उसे आश्वासन दिया, हालांकि यह घंटी टूट गई है और इसका विवरण बताता है कि इसकी रक्षात्मक शक्ति लगभग न के बराबर है। वास्तव में यह संभवतः सबसे अच्छा खजाना है जिसे आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। ओह! उसके कान धीरे से हिले और उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। उसने चमकती आंखों से उसकी ओर देखा और उसके अगले शब्दों का इंतजार करने लगा। हालांकि इस वस्तु की रक्षात्मक शक्ति विकसित प्राणियों के खिलाफ उतनी मजबूत नहीं हो सकती है, अन्य मनुष्यों के खिलाफ यह आपका सबसे अच्छा सहयोगी होगा। लिलिथ मुस्कुराई, उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। वर्तमान में ये दुनिया अन्य दुनियाओं की तरह तकनीक में विशेष रूप से उन्नत नहीं है। इसलिए ये संभव है कि इसे भूल जाओ, समय आने पर आप खुद ही देख लेंगे। हालांकि उसने अपनी बात पूरी नहीं की थी, बाय जेमिन को लगा कि वह समझ गया है कि उसका क्या मतलब है। उसका मूड एक बार फिर से अच्छा हो गया और उसने ध्यान से टूटी हुई कांस्य घंटी को अपने फुल कोट की जेब में रख दिया। उनके जीवन को अब सुरक्षा की एक और परत मिल गई थी, जिसकी इस दुनिया में सराहना से कहीं अधिक थी। अंत में आइए देखें कि यह क्या है। बाय जेमिन ने कौशल स्क्रॉल उठाया और जानकारी तुरंत सामने आ गई। हाथी की त्वचा अवर्गीकृत निष्क्रिय कौशल स्तर 5 सहन शक्ति को जोड़ 50 अंक बढ़ाता है। ये कहना कि वह थोड़ा निराश नहीं था झूठ होगा, क्योंकि वह कहीं अधिक मजबूत कौशल की उम्मीद कर रहा था। हालांकि 50 सहन शक्ति अंक उसकी ताकत में भारी वृद्धि थी। इतनी सारी लड़ाइयों और इतने सारे उन्नयन के बाद भी बाय जेमिन की सहन शक्ति केवल 75 अंक थी, जिसमें उनके पूर्ण कोट से अतिरिक्त 5 अंक शामिल नहीं थे। इसके अलावा चूंकि यह एक निष्क्रिय कौशल था और सक्रिय कौशल सीखने के लिए उसके पास उपलब्ध कुछ कौशलों के बीच जगह नहीं लेता था, इसलिए ये कौशल स्वागत योग्य था। एक विचार के साथ कौशल स्क्रॉल गायब हो गया और भूरे रंग के प्रकाश के कई कण उसके शरीर में प्रवेश कर गए। उसकी आत्मा की गहराई में एक हल्का भूरा रून बन गया और बाय जेमिन को महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर अचानक पहले की तुलना में बहुत अधिक सख्त और सख्त हो गया है। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसकी रेटिना पर कई हरे अक्षर चमक उठे। विकास संबंधी आवश्यकताएं पूरी हुई। क्या आप हाथी की खाल के कौशल को अगले स्तर तक विकसित करना चाहते हैं? यह वाह! बाय जेमिन अवाक रह गई। क्या हुआ? उसने कुछ भी नहीं किया था और उसे कौशल सीखे 2 सेकंड भी नहीं हुए थे, लेकिन इसे पहले ही अगले स्तर तक विकसित किया जा सकता था। लिलिथ, ऐसा लगता है कि मैं एक कौशल विकसित कर सकता हूं, उसने अजीब स्वर में कहा। आपने शायद कुछ अपेक्षाकृत आसान आवश्यकता पूरी की है। लिलिथ भी निश्चित नहीं था। उस कौशल पर ध्यान केंद्रित करें और इसकी पुष्टि के लिए विकास की आवश्यकता को देखें। बाय जेमिन ने सिर हिलाया और जल्दी से अपने नए अर्जित कौशल को देखा। हाथी की त्वचा अवर्गीकृत निष्क्रिय कौशल स्तर 5। ये कौशल अपने अधिकतम स्तर पर है और निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने पर अगले स्तर तक विकसित हो सकता है। बाहरी समर्थन के बिना स्वाभाविक रूप से 100 अंक से अधिक सहनशक्ति का आंकड़ा 125/100। आवश्यकताएं पूरी हुई। क्या आप हाथी की खाल कौशल को अगले स्तर तक विकसित करना चाहते हैं? जाहिर है, प्रत्येक कौशल को विकसित करने में अलग अलग कठिनाइयां थीं। कम से कम बाय जेमिन के लिए एक स्टेट में 100 अंक तक पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता था। हालांकि जब उसने लिलिथ को विकास की आवश्यकता बताई तो उसे नहीं पता था कि हंसे या रोए जब उसने कहा, हे छोटे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे स्तर के व्यक्ति के लिए आंकड़ों में 100 अंक तक पहुंचना और उससे आगे निकलना आसान है? जबकि ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने इसे हासिल किया है, ऐसे बहुत से नहीं हैं। इसके अलावा मैं ब्रह्मांड के इतिहास में आप पहले जीवित प्राणी को जानता हूं जो इतनी तेजी से एक कौशल विकसित करने में सक्षम है।
बाई जेमिन को उसकी बात सुनकर खुशी हुई, लेकिन उसने उस खुशी को अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया। हालांकि लिलिथ के ज्ञान के अनुसार वह इतनी तेजी से कौशल विकसित करने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं, ये सिर्फ एक अवर्गीकृत निष्क्रिय कौशल था, इसलिए बाई जेमिन को विश्वास नहीं था कि उनका कार्य कुछ अविश्वसनीय था। निस्संदेह बाई जेमिन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि लिलिथ उसकी तुलना बाइबल के भगवान जैसे राक्षसों से कर रहा था जिनकी ईसाई पूजा करते हैं, अन्यथा उसके विचार इतने सरल नहीं होते। अध्याय 26 सेक्स मशीन। बाई जेमिन को यह महसूस नहीं हुआ कि ऐसी उपलब्धि कोई बड़ी बात है। इसका असली कारण ये था कि वह केवल एक अवर्गीकृत से प्रथम श्रेणी कौशल विकसित कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वह कल्पना के किसी भी स्तर से कोई विशेष शक्तिशाली कौशल विकसित कर रहा था। इसके अलावा, जबकि यह सच था कि बाई जेमिन की सहनशक्ति बाहरी समर्थन के बिना 125 प्राकृतिक बिंदुओं तक पहुंच गई थी, वास्तविकता यह थी कि उनमें से लगभग आधे बिंदु हाथी की त्वचा कौशल से ही आए थे। बेशक उपरोक्त सभी के साथ भी तथ्य यह है कि वह केवल 2 दिनों में इतनी अधिक सहनशक्ति हासिल कर सका, यही वास्तविक उपलब्धि थी। लिलिथ इतनी जल्दी सुधार करने में सक्षम किसी अन्य अस्तित्व से कभी नहीं मिला था या उसके बारे में नहीं सुना था। एक ही विचार से हाथी की खाल का कौशल विकसित होना शुरू हो गया। बाई जेमिन की आत्मा के भीतर गहराई तक उकेरा गया सुस्त भूरा रून चमक उठा। बिजली की अनगिनत चमकें उसके भीतर से कौंध गईं और उसका पूरा शरीर गर्म होने लगा, एक अजीब सी गुदगुदी जैसी, लेकिन इतनी असहनीय अनुभूति उसकी त्वचा के हर मिलीमीटर के माध्यम से प्रसारित नहीं हुई। कई मिनटों के बाद उसके शरीर के अंदर चमकती बिजली कम हो गई और रून द्वारा अवशोषित कर ली गई, जहां से वह पहले आई थी। हालांकि एक बार सुस्त ग्रे रून अब एक गहरे कांस्य रून में बदल गया था। हाथी की त्वचा अवर्गीकृत निष्क्रिय कौशल स्तर 5, कांस्य त्वचा प्रथम क्रम निष्क्रिय कौशल स्तर 1। कांस्य त्वचा प्रथम क्रम निष्क्रिय कौशल स्तर 1। मन के जागृत होने से पहले आपकी त्वचा पृथ्वी पर किसी भी जीवित प्राणी की तुलना में बहुत अधिक सख्त हो जाती है। सहन शक्ति जोड़ 100 अंक बढ़ जाती है। बाई जेमिन अपने कुल 180 स्टेमिना पॉइंट्स को देखते हुए कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। वह अपने शरीर से व्यावहारिक रूप से असीमित ऊर्जा महसूस कर सकता था और एक बार फिर से मजबूत होने की भावना ने उसे अपनी चोटों के बारे में भूलने की हद तक उत्साहित कर दिया। तुम्हें अब सावधान रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास इतनी भयानक सहन शक्ति है। लिलिथ ने बाई जेमिन को उसके दिवास्वप्न से बाहर खींचते हुए अचानक कहा। क्या क्यों? उसने कुछ चिंतित होकर उसकी ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि सचमुच कुछ बुरा हुआ हो? शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके आंकड़े थोड़े असंतुलित थे। आखिरकार बाई जेमिन की सहनशक्ति की स्थिति उनकी वर्तमान उच्चतम शारीरिक स्थिति थी और एक बड़े अंतर से शायद शरीर को किसी तरह खुद को संतुलित करने की जरूरत थी। लिलिथ ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, ठीक है। आपकी वर्तमान सहनशक्ति एक सामान्य पुरुष और महिला की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक है। सोचिए, अगर आपने अचानक अपनी कामेच्छा को एक महिला पर बेतहाशा उजागर करने का फैसला किया तो क्या होगा? शरीर बेचारी लड़की शायद तबाह हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर बाई जेमिन का चेहरा सड़ गया। उसने सोचा कि वह कोई सेक्स मशीन है या ऐसा ही कुछ। कोयले की तरह काले चेहरे के साथ बाई जेमिन ने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया, मैं कसम खाता हूं कि मैं किसी दिन तुम्हारी गांड मारूंगा। हा। उसे अपने दांत पीसते हुए और उसकी ओर ऐसे देखते हुए जैसे कि वह उसे काटकर मार डालना चाहता हो, लिलिथ को इतना आनंद आया कि वह जोर जोर से हंसने लगी। यह पहली बार था जब उसने सोचा कि निचला अस्तित्व इतना दिलचस्प था। 3 दिन बाद, छठा दिन जब मन आत्मा रिकॉर्ड द्वारा जागृत हुआ। इन 3 दिनों के दौरान बाई जेमिन ने कैफेटेरिया नहीं छोड़ा और खुद को बाकी लोगों से अलग करते हुए दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। खाने पीने के अलावा बाई जेमिन का एकमात्र मनोरंजन सुंदर और आकर्षक सक्कुबस लिलिथ के साथ बातचीत करना था। सौभाग्य से निरंतर विकास के कारण उनका पाचन तंत्र अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह समस्याग्रस्त नहीं था। इस दौरान उन्होंने कुछ और किए बिना अपनी चोटों से उबरने पर ध्यान केंद्रित किया।
इसके अलावा किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए बाई जेमिन ने चेन हे से बात की थी और उसे कैफेटेरिया से सारा खाना बाहर ले जाने के लिए कहा था। केवल वही खाना छोड़ दिया था जो उसे अपने लिए चाहिए था और थोड़ा आपातकालीन स्थिति के लिए। इस तरह जब वह घायल था तब उसे उन लोगों के संपर्क में नहीं रहना पड़ा जिन्हें वह नहीं जानता था और जिन पर उसे भरोसा नहीं था। बाई जेमिन खड़ी हुई और कई बार जमीन पर पैर पटकी जैसे कि कुछ जांच रही हो। उन्हें मेरे पैरों और टांगों के घाव पूरी तरह ठीक हो गए। उसने संतुष्टि और राहत में सिर हिलाया। अब भले ही फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के समान दूसरा राक्षस प्रकट हुआ हो, उसे विश्वास था कि कम से कम उसकी जीत की संभावना व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन नहीं थी, जैसे कि जब वह घायल हो गया था और हिलने डुलने में असमर्थ था। एकमात्र समस्या ये थी कि उसकी बाईं कलाई अभी भी टूटी हुई थी। हालांकि जुआन युवान तलवार को चलाने के लिए उसे केवल अपने दाहिने हाथ का उपयोग करने की आवश्यकता थी, इसलिए वह अस्थायी रूप से ठीक था। बाई जेमिन ने अनुमान लगाया कि उनकी कलाई की हड्डियों को पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 7 दिन और लगेंगे। हालांकि 7 दिन काफी लंबा समय था और एक ही समय में दोनों हाथों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होने के परिणामस्वरूप उसकी ताकत प्रभावित होगी। ये परिणाम पहले से ही काफी अच्छा था, ये देखते हुए कि सामान्य मामलों में एक व्यक्ति को 2 से 3 महीने की आवश्यकता होगी हड्डी के फ्रैक्चर से उबरना। आइए देखें बाहर चीजें कैसी चल रही हैं। इसके अलावा मुझे कर्ज भी चुकाना है। 3 दिन में पहली बार जब उसने कैफेटेरिया का दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में चमक आ गई। जब आप पागल होने का अभिनय करते हैं तो आप हॉट दिखते हैं। लिलिथ हमेशा की तरह सुंदर और आकर्षक, उसके पीछे ऐसे चली जैसे वह उसकी परछाई हो। 3 दिन पहले के विपरीत व्यायामशाला के अंदर का मूड किसी भी तरह से बेहतर नहीं हुआ था। इसके विपरीत कई छात्रों और शिक्षकों की आशाएं झिलमिलाने लगीं। बाई जेमिन ने फार्मेसी से जो सर्दी और बुखार की दवाएं प्राप्त की थीं, वे शांगुआन बिंगजू और अन्य शिक्षकों की मदद से पहले ही वितरित की जा चुकी थीं, इसलिए जो लोग बीमार थे उनमें काफी सुधार हुआ था और जो लोग बीमार होने वाले थे वे सफलतापूर्वक बीमारी से बचने में सक्षम थे। जीवित बचे लोगों में से प्रत्येक को अच्छी तरह से खाना खिलाया गया था और हालांकि यह सच है कि भोजन अब पहले की तरह शानदार या असाधारण नहीं था, कम से कम वे सभी बिना किसी असफलता के दिन में 3 बार भोजन करने में सक्षम थे। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी न जाने कितने लोगों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक विलासिता, जो इस समय केवल भोजन के बिना किसी अंधेरे कोने में छिप सकते थे, जिम में बचे सभी लोगों की आशा हिल गई थी। द रीजन, वे जो सैन्य सेना के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे या कम से कम पुलिस बलों के समर्थन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने अभी तक सायरन की आवाज भी नहीं सुनी थी। व्यायामशाला में एक बड़ी स्क्रीन भी थी, लेकिन कोई खबर नहीं थी और सभी चैनल बंद थे। जहां तक रेडियो की बात है, फोन सिग्नल के साथ साथ यह भी ध्वस्त हो गया था। बाई जेमिन पर लोगों की अनियमित नजर पड़ी और जब उन्होंने उसे चलते हुए देखा तो कुछ लोगों ने राहत की सांस ली कि समूह की ताकत बढ़ रही है, जबकि अन्य के पास कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं थी। हालांकि उनमें से सबसे अधिक आश्चर्यचकित शांगुआन बिंगजू थी। उसने उसकी ओर देखा और उसकी खूबसूरत नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या आपके घाव अब ठीक हैं? उसने अपनी आमतौर पर उदासीन आवाज में स्पष्ट आश्चर्य के साथ पूछा। इससे चेन हे की हड्डियां हिल गईं और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वास्तव में उनका आश्चर्य तब से कम नहीं था जब सोल रिकॉर्ड ने पहली बार उनकी स्थिति विंडो प्रदर्शित की थी। वह उसके बारे में चिंतित थी। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्या वे यूं ही नहीं मिले? क्या वे एक दूसरे को नापसंद नहीं करते थे? चेन हे का दिमाग अनुत्तरित सवालों से भरा हुआ था। जबकि सुंदर चेन हे ने शांगुआन बिंगजू को आश्चर्य से और बाई जेमिन को सावधानी से देखा, वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसने ये सवाल पूछने का कारण यह नहीं था कि उसे उसकी परवाह थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा था कि उसके पैर कितने गंभीर रूप से जले हुए थे। इस तरह की भयानक जलन के साथ शांगुआन बिंगजू ने अनुमान लगाया था कि उसे फिर से पूरी तरह से स्वाभाविक रूप से चलने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। आखिरकार बाई जेमिन का स्तर स्पष्ट रूप से कम नहीं था। हालांकि उसने कुछ भी नहीं कहा था और उसने कुछ भी नहीं पूछा था, शांगुआन बिंगजू को लगभग 100% यकीन था कि उस 3 मीटर लंबे भरिंग को उसके द्वारा मार दिया गया था।
ऐसे भयानक राक्षस को मारने में सक्षम व्यक्ति का स्तर निम्न नहीं हो सकता। हालांकि शांगुआन बिंग जू को यह उम्मीद नहीं थी कि केवल 4 दिन बाद बाई जेमिन फिर से प्रकट होगी, जैसे कि उसके पिछले घाव कभी मौजूद ही नहीं थे। ये कैसा अमर राक्षस था। अध्याय 27 बाई जेमिन का पहला परिवर्तन। मेरे घाव अब ठीक हैं। पूछने के लिए धन्यवाद। बाई जेमिन ने शांगुआन बिंग जू को देखने और जवाब देने से पहले अपने सामने मौजूद लोगों के चेहरों को देखने में एक पल लिया। ये सुनकर कि वह वास्तव में ठीक था और अपनी स्वाभाविक आवाज के माध्यम से इसकी पुष्टि कर रहा था। ये पुष्टि करने के बाद कि उसके घाव प्रभावी रूप से ठीक हो गए हैं, शांगुआन बिंग जू की आंखों में एक अजीब चमक थी। अच्छा ऐसा है। उसने चुपचाप चेन ही की ओर देखने से पहले केवल सिर हिलाया। प्रतिभाशाली तीरंदाज ने उसकी नजर के पीछे के इरादे को समझ लिया और धीरे धीरे बाई जेमिन को स्थिति समझानी शुरू कर दी। पिछले 3 दिनों के दौरान जब आप ठीक हो रहे थे तो शरीर के कम तापमान के कारण बीमार लोगों की स्थिति में सामान्य ताप की मदद से सुधार हुआ। इसके लिए धन्यवाद। उन्होंने बाकी जीवित बचे लोगों की ओर से ईमानदारी से धन्यवाद दिया। हालांकि जल्द ही वह नाराज हो गया और जारी रखा, लेकिन वर्तमान में एक और समस्या है। बाई जेमिन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी बात पूरी करते हुए कहा, खाना कम हो रहा है ना? ये सही है। चेन ही ने आह भरी और हताशा में अपना सिर खुजलाया। वर्तमान में, क्योंकि हम स्थिति को पहले से भी बदतर नहीं बनाना चाहते थे, हमने सभी को भरपेट खाने दिया। समस्या यह है कि अब आरक्षित भोजन अंततः खत्म हो गया है। हम केवल कल तक ही टिक सकते हैं। लियांग पेंग, जो अपने बड़े हथौड़े के साथ चुप था, ने टोकते हुए कहा, तो फिर हम कुछ और क्यों नहीं ले आते? वे ज़ूम्बीज़ बहुत धीमे हैं और वे कुत्ते और बिल्लियां तेज हो सकते हैं, लेकिन वे बहुत मूर्ख हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई समस्या होगी। वास्तव में मुझे डर है कि हमारे पास बाहर जाकर विश्वविद्यालय के रेस्तरां में खाना ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चेन, उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भोजन एक अपरिहार्य संसाधन था जिसे छोड़ा नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि सबसे मजबूत इवॉल्वर के पास भी शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन स्वाभाविक रूप से उत्पादन नहीं होता था। भोजन के बिना हर कोई इस हद तक कमजोर हो जाएगा कि एक उंगली उठाना भी एक चुनौती होगी। इसके अलावा भूखमरी से उत्पन्न अराजकता कुछ ऐसी थी जिसे कोई भी होने देने को तैयार नहीं था। इसके अलावा कई जिंगी, वही लड़की जो सर्वनाश की शुरुआत में बाई जेमिन से मिली थी, अचानक बोलने का साहस जुटाती दिखी। हालांकि सबकी नजरों के सामने उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, फिर भी उसने कहा, यदि संभव हो तो ये भी अच्छा होगा अगर हम कपड़े ले सकें। दरअसल चूंकि स्नान के लिए पुरुष और महिला चेंजिंग रूम है, इसलिए स्वच्छता बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि लगभग 1 सप्ताह तक एक ही कपड़े पहनने के बाद ये थोड़ा असहनीय होने लगा है। हमें निश्चित रूप से और कपड़े मिलेंगे। शांगुआन बिंग जू सहमत होने वाली पहली महिला थी, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त की। हालांकि उसके कपड़े गंदगी के दाग से मुक्त थे और उसकी सफेद पोशाक के साथ साथ उसके चांदी के बाल उसे एक परी की तरह दिखते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि 6 दिनों में एक बार भी कपड़े न बदल पाने के कारण उसका मूड सबसे अच्छा नहीं था। बाई जेमिन के मुंह का कोना 2-3 बार हिला, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि वह वर्तमान स्थिति से भी सहज महसूस नहीं करते थे। उन महिलाओं का तो जिक्र ही नहीं जो स्वभाव से ही स्वच्छता को लेकर चिंतित रहती थीं। ये देखकर कि कोई भी उसकी बातों से असहमत नहीं है, कई जिंगी राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वैसे क्षणिक चुप्पी का फायदा उठाते हुए बाई जेमिन ने चेन ही की ओर देखा और लापरवाही से पूछा, सेना, सरकार, पुलिस बल? इस पर कोई शब्द नहीं। उसका प्रश्न सुनकर लियांग पेंग, कई जिनई और उपस्थित कुछ शिक्षक चेन ही की ओर देखते हुए उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ नहीं। चेन ही ने अपना सिर हिलाया, जिससे किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन चश्मा पहने एक शिक्षक ने चिंतित भाव से टोकते हुए कहा, युवा मास्टर चेन, आपका चेन परिवार सेना में शक्तिशाली होने वाला एक बड़ा परिवार है और आपके पिता एक रेजिमेंटल कमांडर हैं। क्या उन्हें कम से कम आपके लिए किसी को नहीं भेजना चाहिए?
बाई जेमिन अपनी भौहें ऊपर उठाने से खुद को नहीं रोक सकी। सैन्य समर्थन वाला परिवार, रेजिमेंटल कमांडर। उसने चेन हे से ऐसी पृष्ठभूमि की उम्मीद नहीं की थी। ये सोचने के लिए कि इस खूबसूरत लड़के के पिता वास्तव में सैन्य रैंक कर्नल के साथ एक अनुभवी सैनिक थे। बाई जेमिन में एक अजीब सी चमक थी और उसकी नज़र शांगुआन बिंगजू की ओर जाने से नहीं रुकी। फिर उसकी पृष्ठभूमि चेन हे के समान या उससे बेहतर होनी चाहिए। चेन हे का चेहरा थोड़ा बदल गया लेकिन जल्द ही सामान्य हो गया। उसने आह भरने से पहले एक पल के लिए शांगुआन बिंगजू की ओर देखा। वास्तव में मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरा परिवार जल्द ही यहां पहुंच जाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर स्थिति हम सभी ने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक खराब है। वह कैसे संभव हो सकता है? जिस शिक्षक ने पहले बात की थी वह हताश लग रहा था और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यदि चेन हे जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को भी उसके अपने परिवार ने व्यावहारिक रूप से उसके भाग्य पर छोड़ दिया है, तो वे लोग जिनके पास कोई वास्तविक समर्थन नहीं है, सरकार या सेना से समर्थन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह इच्छाधारी सोच के अलावा और कुछ नहीं था। वे सभी एक पल के लिए हताश दिखे। केवल दो लोग जिनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही वे उदासीन शांगुआन बिंगजू और लियांग पिंग थे, जो लापरवाही से चारों ओर देख रहे थे। यहां तक कि बाई जेमिन की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदसूरत हो गई। सैन्य या सरकारी प्रतिक्रिया की कमी के कारण नहीं, लेकिन उसके परिवार के कारण। बाहर स्थिति जितनी खराब थी, उतनी ही कम संभावना थी कि उसका परिवार ऐसी अराजकता के बीच जीवित रह पाएगा। उन्हें ठीक होना होगा। चाहे कुछ भी हो, निश्चित रूप से उन्हें कुछ नहीं हो सकता था। बाई जेमिन ने अपने बाएं हाथ के दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जब भी वह अपने परिवार के बारे में सोचता, उसका हृदय जोर से दब जाता, मानो कोई विशाल पत्थर उस पर दब रहा हो। हालांकि वह उन्हें कितना भी देखना चाहता था और उन्हें खोजने के लिए बाहर भागना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। बाई जेमिन जितना मजबूत था, उसे नहीं पता था कि इस जगह के बाहर किस तरह के खतरे रहते हैं, और वह इतना अहंकारी नहीं था कि यह विश्वास कर सके कि उसकी ताकत उन सभी पर काबू पाने के लिए पर्याप्त थी। तो फिर आइए हम वह भोजन ढूंढें जो हम पा सकते हैं, बाई जेमिन ने ठंडे स्वर में कहा। उनकी आवाज के स्वर में भावना का अभाव था, हालांकि अब से कुछ बदलाव होने चाहिए। हर कोई उसे आश्चर्य से देख रहा था, उसकी आंखों में बदलाव देख रहा था और उसकी उदासीन आवाज पहले की तुलना में अधिक भारी लग रही थी। जबकि बाई जेमिन पहले उदासीन थी, उसकी वर्तमान उदासीनता में कई डिग्री की शीतलता थी जो पहले नहीं थी। आपका क्या मतलब है? शांगुआन बिंगजू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली, वह भी अचानक हुए बदलाव से गुप्त रूप से आश्चर्यचकित हो गई। बाई जेमिन ने उसकी ओर देखा और धीरे से समझाया, अब से जो लोग किसी भी तरह से मदद करने को तैयार नहीं हैं, वे केवल इतना ही खा पाएंगे कि भूखे न मरें। सच कहूं तो मेरे पास यहां जोक के साथ बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। यदि नहीं, अगर कोई आगे बढ़ने और इस खतरनाक जगह से बाहर निकलने को तैयार है, तो मैं उन लोगों के साथ अपने दम पर आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा जो वास्तव में इस नरक से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से किसी के द्वारा घसीटा नहीं जाऊंगा। लिलिथ, जो केवल बाई जेमिन को दिखाई दे रहा था, चुपचाप उसके पास खड़ा था। जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी और उसके होठों पर एक मौन मुस्कान उभर आई। एक निश्चित दृष्टिकोण से ये कहा जा सकता है कि दुनिया बदलने के बाद बाई जेमिन में ये पहला बड़ा बदलाव था। उसने दयालुता के कारण पहले ही कई लोगों को बचाया था, लेकिन यदि वे उस दयालुता का उपयोग करके उसे बनाए रखना चाहते, तो वह बिना एक पल भी सोचे उन्हें छोड़ देता। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ था। जब तक उसके पास ऐसा आवेग था, तब तक वह किसी भी चीज से पीछे नहीं हटेगा। लिलिथ की एकमात्र चिंता ये थी कि यदि बाई जेमिन का परिवार जीवित नहीं रहा, तो संभव है कि वह लड़ने के लिए एक मकसद नहीं जुटा पाएगा। इसलिए उसे जवाबी उपायों के बारे में सोचना पड़ा। चाहे कुछ भी हो, वह उसे इस स्थान पर गिरने नहीं दे सकती थी। रुको, एक क्षण रुको। लियांग पिंग ने अपनी आवाज उठाए और बड़ी आंखों से बाई जेमिन की ओर देखा। क्या तुम पागल हो? बाई जेमिन ने लापरवाही से उसकी आंखों में देखने से पहले उसे ऊपर से नीचे देखा और उदासीनता से पूछा, और तुम क्या हो? मेरे पिछले शब्द कोई सवाल नहीं थे।
मैंने जो कहा वह होगा, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, आप ऐसा नहीं करते। यहाँ कोई विकल्प नहीं है। अध्याय 28 कायरता और साहस। भाई जेमिन के शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। चाहे वे शिक्षक हो या छात्र, इस छोटी सी बैठक में भाग लेने और अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम लोग शून्य भावों के साथ सीधे सामने देखते रहे। शांगरुआन बिन जू ने भौहें चढ़ा दी और अचानक महसूस किया कि इस स्थिति में कुछ गड़बड़ है। उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह था, जो अभी हुआ था उसे याद कर रहा था और जल्द ही उसकी आंखें धीरे से चमक उठी, जैसे कि वह अंततः सब कुछ समझ गई हो। चेन हे, जिसके चेहरे पर हमेशा शांत भाव रहता था, ठंडी हवा के झोंके में हौंफने से खुद को नहीं रोक सका और उसने भाई जेमिन को ऐसे देखा जैसे वह कोई अज्ञात एलियन हो। अब तक, हालांकि उन्होंने एक साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, चेन हे ने भाई जेमिन की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की थी जो दूसरों की संगति की तुलना में अकेलेपन का अधिक आनंद लेता था और आमतौर पर काफी शांत रहता था। इसलिए अब जब उसने उसे पागल होते और ऐसे अहंकारी शब्द कहते देखा, तो उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। इसके अलावा चेन हे ने देखा था कि सोल रिकॉर्ड के इस दुनिया में आने के बाद सर्वनाश के पहले दिन के दौरान लियांग पेन की ताकत कितनी भयानक थी। उसके हथौड़े का एक ही वार एक ज़ोंबी के शरीर को मांस के पेस्ट के ढेर में बदलने के लिए पर्याप्त था। कैसा अहंकार है, भाई! लियांग पेन की आंखें क्रोधित बैल की तरह खुल गईं। उसकी दाढ़ी कांप रही थी और उसने भाई जेमिन की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी भी क्षण उस पर कूद पड़ेगा। लियांग पेन ने भाई जेमिन की गति तब देखी थी जब उसने लाशों का सिर काट दिया था। हालांकि वह तेज था, लियांग पेन का मानना था कि इतनी दूरी पर उसे चींटी की तरह कुचलने के लिए केवल हाथ बढ़ाने की जरूरत थी, ऐसा था उसकी शारीरिक ताकत पर भरोसा। भाई जेमिन की आंखों में ठंडक का भाव चमक आया जब उसने उस आदमी को देखा जो एक छोटे विशालकाय की तरह था। कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि उनकी वर्तमान मनोदशा निराशाजनक थी। मानो इतना काफी नहीं था, उसका बायां हाथ अभी भी दर्द कर रहा था, उसका परिवार भूख से पीड़ित होगा या न जाने किस तरह की कठिनाई होगी। चूंकि यह व्यक्ति ठीक से समझ नहीं पाता है और शब्द उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए थोड़ा दर्द उसे आतंक शब्द का मतलब समझा सकता है। भाई जेमिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और आगे बढ़ने ही वाला था कि एक ठंडी लेकिन खूबसूरत आवाज ने उसे रोक दिया। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही करते हैं। सभी ने शांगरुआन बिन जू को आश्चर्य और अविश्वास से देखा। यहां तक कि खुद भाई जेमिन भी इस बात से हैरान थे कि यह महिला इतनी आसानी से और बिना किसी तर्क के उनकी बातों से सहमत हो गई। बिन जू, क्या आप निश्चित हैं कि आप क्या कह रहे हैं? चेन हे ने आश्चर्य से अपने बचपन के दोस्त की ओर देखा। ये किसी से छिपा नहीं था कि वह वर्षों से उससे प्रेम करता था, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि वह एक बुद्धिमान महिला थी। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा विचार क्यों स्वीकार किया जो स्पष्ट रूप से इस समय अच्छा नहीं था। शांगरुआन बिन जू ने धीरे से अपना सिर हिलाया लेकिन कुछ भी नहीं बताया। उपस्थित लोगों में से केवल उसने ही देखा था कि भाई जेमिन का मूड खराब था और यदि वह समय रहते बीच में नहीं आती तो संभावना थी कि चीजें हाथ से बाहर हो जाती। अभी आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए थी वह थी आंतरिक लड़ाई। हालांकि मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं चाहता हूं कि आप बेहतर ढंग से समझाएं कि आपके मन में क्या है। अन्यथा कोई भी इस तरह के बेतुके विचार को स्वीकार नहीं करेगा। शांगरुआन बिन जू ने भाई जेमिन को उदासीनता से देखा और धीरे से समझाया, इस समय हर किसी का मूड अच्छा नहीं है। अज्ञात दुनिया की स्थिति बदतर और बदतर होती जा रही है। अगर हम अचानक उन्हें बताएं कि उनका भोजन काट दिया जाएगा, तो कोई नहीं इसे स्वेच्छा से स्वीकार करूंगा। भाई जेमिन ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोलने से पहले थोड़ा शांत होने के लिए गहरी सांस ली। बेशक, मैं जो चाहती हूं वह ये नहीं है कि हर किसी के पास अचानक लड़ने का साहस हो। मुझे पता है कि ऐसा कुछ अतार्किक है। ये देखते हुए कि चीजें शांत हो गई थीं, उपस्थित शिक्षकों कै जिंगी और चेन्हे ने चुपचाप राहत की सांस ली। जहां तक लियांग पेन की बात है, भाई जेमिन ने इस बारे में क्या कहा, ये सुनते हुए वह केवल खर्राटे लेता रहा और चुप रहा। शांगरुआन बिन जू ने सिर हिलाया और अपनी आंखों से उसे अपना विचार समझाना जारी रखने का संकेत दिया।
यदि बाई जेमिन ने खाने के लिए सभी से लड़ने के लिए कहा होता तो समूह की ताकत कम होने पर भी उसके पास उसे अकेले छोड़ देने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। आखिरकार बहुत कम लोग अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे और मानव मानसिकता अभी भी नई दुनिया के अनुकूल होने के लिए पूरी तरह से नहीं बदली थी। बाई जेमिन ने आगे कहा, मेरा विचार सरल है। भोजन मिलने के बाद जो छात्र और शिक्षक लड़ने में असमर्थ हैं वे इसे ले जाएंगे। इसके अलावा जब हम कपड़े या अन्य उपयोगी वस्तुओं की तलाश करते हैं तो ये लोग भी मदद करेंगे। मुझे भी लगता है कि कुछ बिस्तर मिल जाना अच्छा होगा। संक्षेप में, जो कुछ भी साजो सामान संबंधी सहायता है और इसमें जीवन और मृत्यु को जोखिम में डालने की आवश्यकता नहीं है, उन सभी को सहयोग करना चाहिए जो भरपेट खाना चाहते हैं। एक पल की चुप्पी के बाद सुंदर चेन्हे ने सबसे पहले अपना मुंह खोला, मैं सहमत हूं। यह विचार काफी अच्छा है। मैं भी सहमत हूं। शांगुआन बिंगजू ने आखिरकार सहमति में सिर हिलाया। अंत में सभी ने बाई जेमिन का सुझाव मान लिया। हालांकि उनमें से कुछ संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। समूह के 4 सेनानियों में से 3 ने पहले ही अपना मन बना लिया था, इसलिए जिनके पास लड़ने की क्षमता नहीं है वे केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सकते हैं। जब नए नियमों की घोषणा की गई तो कई लोगों ने जोर जोर से शिकायत की और उनमें से कुछ तो गाली गलौज भी करने लगे। हालांकि जब बाई जेमिन ने कहा कि जो लोग असहमत थे और जो लोग हंगामा करते रहे उन्हें समूह छोड़ देना चाहिए, तो इन लोगों का सारा साहस पूरी तरह से गायब हो गया और कोई भी अन्य लोग समूह से बाहर निकाले जाने के डर से शिकायत करने को तैयार नहीं थे। समूह, क्या मजाक! वे जितने कमजोर थे, समूह से निष्कासित किया जाना और वास्तविक शक्ति वाले लोगों की सुरक्षा मौत को दावत देने से अलग नहीं थी। बाई जेमिन ने उपस्थित 100 से अधिक लोगों को देखा और उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। यह थोड़ा कष्टप्रद था, लेकिन लंबे समय में यह उसके प्रियजनों को ढूंढने में उसकी सबसे अच्छी मदद हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए वह आगे बढ़ा और जोर से कहा, मुझे पता है कि आप में से कई लोग उन लाशों द्वारा खरोचे जाने से डरते हैं क्योंकि आप में से अधिकांश ने शायद यहां परिणाम देखा होगा। हालांकि आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। वे ज़ोंबी आपके जैसे सामान्य व्यक्ति से भी धीमे हैं, तो कल्पना करें कि वे मेरे जैसे लोगों और बाकी सभी लोगों के लिए कितने धीमे हैं जिन्होंने दुश्मन की आत्मा की शक्ति को अवशोषित करके स्तर बढ़ाया है। ये सुनकर कई लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वास्तव में ज़ॉम्बी धीमे थे और यदि कोई सावधान रहे तो एक सामान्य व्यक्ति भी ज़ॉम्बी को मार सकता है। हालांकि डर पर काबू पाना आसान नहीं था। ये जानना तो दूर की बात है कि लाशें ही एकमात्र खतरा नहीं थीं। लेकिन बाई जेमिन के अगले शब्दों ने चीजें बदल दी। मैं व्यक्तिगत रूप से लाशों का शिकार करूंगा, उनके पैर और हाथ काट दूंगा, यहां तक कि उनके जबड़े भी कुचल दूंगा। आपको बस एक हथियार उठाने और उन्हें खत्म करने का साहस रखना होगा ताकि आप आत्मिक शक्ति हासिल कर सकें और आगे बढ़ सकें। लोग आपस में बहस करते हुए बड़बड़ाने लगे और एक दूसरे को घूरने लगे। जाहिर है, इस प्रस्ताव से कई लोग प्रलोभित हुए। आखिरकार उनके हाथ, पैर और उनके दांतों के बिना लाशों से डरने की कोई बात नहीं थी। उनमें से कोई भी वास्तव में मरने को तैयार नहीं था और उनमें से कई ऐसे थे जो लड़ाई के डर से और अधिक शर्मनाक काम नहीं करना चाहते थे। हालांकि दिन के अंत में डर सबसे मजबूत मानवीय भावनाओं में से एक था। 1 मिनट के बाद कोई भी खड़ा नहीं हुआ और सभी चुप हो गए। जबकि बाई जेमिन के शब्द आकर्षक थे, कोई भी इस तरह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। भले ही लाशें उसके लिए अक्षम थीं, फिर भी भयानक कीड़े और अन्य भयानक जानवर थे जो किसी भी समय कहीं से भी निकल सकते थे। उन्हें नियमों, कानूनों और अपने माता पिता के संरक्षण में एक शांतिपूर्ण समाज में लगभग 20 साल या उससे अधिक समय तक रहने के बाद लड़ने के लिए हथियार उठाने के लिए कहना, यह उन्हें दिन के उजाले में सड़क पर नग्न होकर चलने के लिए कहने से अलग नहीं था। यह आसान लग सकता है, लेकिन सही दिमाग वाला कोई भी ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं था। हालांकि ये लोग भूल गए कि भावना पहले ही गायब हो चुकी है और अतीत की मानसिकता अब इस नई दुनिया में लागू नहीं होती है। दुर्भाग्य से जब तक उनमें से कई लोगों को इस तथ्य का एहसास हुआ, तब तक पछतावा करने में बहुत देर हो चुकी थी। लियांग पेंग ने अपनी भुजाएं मोड़ ली और मजाकिया भाव से दृश्य को देखा। चेन वह लापरवाह था, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके सामने क्या हो रहा है।
शांगगुआन बिंगजू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह उपस्थित महिलाओं की ओर देख रही थी, मानो कुछ सोच रही हो। चूंकि आप अनिच्छुक हैं, तो आप जीवन भर कचरा बने रह सकते हैं। बाई जेमिन ने भीड़ की ओर उदासीनता से देखा और खर्राटे भरने लगी। हालांकि जैसे ही वह मुड़कर जाने वाला था, एक धीमी आवाज ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। मैं आपके साथ जाऊंगा। बाई जेमिन ने बगल की ओर देखा और सुंदर लेकिन सामान्य रूप से शर्मीली और डरी हुई कई जिंगी को गंभीर भाव से उसकी ओर देखते हुए देखा। उसने धीरे से अपने दांत पीस लिए और बोली, कृपया मुझे लाशों को मारने के लिए अपने साथ चलने दीजिए। कई जिंगी एक चतुर महिला थी और जानती थी कि यद्यपि वे वर्तमान में संरक्षित थे, अगर कोई समस्या जिसे शांगगुआन बिंगजू, चेन हे, लियांग पेंग या बाई जेमिन हल नहीं कर सकते थे, तो केवल अपनी खुद की ताकत होने से उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती थी। ये संसार ऊंचा होगा, अन्यथा ये केवल समय की बात है कि वह किसी कारणवश मर जाएगी। जब एक चट्टान शांत झील पर गिरती थी तो लहरें हमेशा दिखाई देती थीं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। मुझे तुम्हारे साथ आने दो, मैं भी लाशों को मारना चाहता हूं। करीब 19 साल का एक युवक, जिसने चश्मा पहना हुआ था और जिसका शरीर पतला था, खड़ा होकर एक कदम आगे बढ़ाया। मैं भी ऊपर जाना चाहता हूं। कृपया मुझे भी अपने साथ चलने दीजिए। 20 साल का एक और युवक खड़ा हुआ और बाई जेमिन को दृढ़ निश्चय के साथ देखा। मैं आपके साथ जाऊंगा। कुछ झाइयों वाली एक सुंदर छात्रा भी दांत पीसते हुए खड़ी हो गई। हालांकि उसका शरीर डर से कांप रहा था, फिर भी उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उनमें से केवल 4 हूं। यह अभी के लिए चलेगा। बाई जेमिन ने चुपचाप सोचा और उसके चेहरे पर धीरे से मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि उसकी नजर उन 4 लोगों पर पड़ी जिनमें आगे बढ़ने का साहस था। कभी कभी इंसानों को उन चीजों को करने का साहस करने के लिए बस एक छोटे से प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है जो वे सामान्य रूप से करने के बारे में कभी सोचते भी नहीं होंगे। अध्याय 29 फू जुएफेग। यहाँ तो 2 महिलाएं भी हैं जिनमें खड़े होने की हिम्मत थी, लेकिन आप, जो खुद को पुरुष कहते हैं, एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं रखते। बाई जेमिन ने पुरुष छात्रों और यहाँ तक कि पुरुष शिक्षकों को भी स्पष्ट उपेक्षा की दृष्टि से देखा। उसकी बातें सुनकर घटनास्थल पर मौजूद वे सभी लोग जो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इतने शर्मा गए कि ऐसा लगा जैसे उनके शरीर का सारा खून उनके सिर पर चढ़ गया हो। हालांकि उनमें से किसी ने भी उसे पीछे देखने की हिम्मत नहीं की और निश्चित रूप से उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। दूसरी ओर जिन 2 पुरुष छात्रों में आगे बढ़ने का साहस था, वे अपनी पीठ को थोड़ा और सीधा करने से खुद को रोक नहीं सके। यहां तक कि चश्मा पहनने वाले और थोड़े पतले छात्र में भी भारी शरीर वाले पुरुषों की तुलना में अधिक साहस था। बाई जेमिन अब इन लोगों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करती। वे स्वयं जल्द ही उस अवसर पर पछताएंगे जो उन्होंने अभी अभी गंवाया था। क्या यह आप लोगों के लिए ठीक है अगर हम अब भोजन की तलाश में बाहर जाएं? बाई जेमिन ने अन्य 3 नेताओं की ओर देखा और पूछा। मेरे लिए उत्तम है। चेन हे ने सिर हिलाया और अपने बगल की महिला की ओर देखते हुए अपना धनुष उठाया। शांगगुआन बिंगजू बस खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे बाहर की ओर चल दिया। जहां तक लियांग पेन की बात है, उसने अपना हथौड़ा उठाते ही खर्राटे लिए और बिना कुछ कहे अन्य 2 का पीछा किया। स्पष्ट रूप से पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में अभी भी परेशान हूं। बाई जेमिन ने उन 4 लोगों की ओर देखा जिन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया था और धीरे से कहा, तुम चारों मेरे पीछे आओ। तुम्हें कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आने वाला है उसके लिए तुम्हें मानसिक रूप से खुद को तैयार करना चाहिए। चारों ने तुरंत सिर हिलाकर संकेत दिया कि वे समझ गए हैं। ये देखकर बाई जेमिन पीछे मुड़ी और अपने पीछे 4 छात्रों के साथ बाहर चली गई। हर कोई कृपया राष्ट्रपति शांगगुआन के समूह और बाकी लोगों का बारीकी से अनुसरण करें। मुझे आशा है कि हम सभी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे का थोड़ा योगदान देंगे। शिक्षिका जिया जियाओ ने ताली बजाई और सभी का उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। बाई जेमिन, चेन हे, शांगगुआन बिंगजू और लियांग पेन के नेतृत्व वाला समूह धीरे धीरे और सावधानी से भरा हुआ लग रहा था, क्योंकि वे 20 से अधिक पुरुष और महिला छात्रों के साथ थे।
100 से अधिक लोगों को बाहर निकालना और उन सभी की सुरक्षा करना एक अविश्वसनीय रूप से कठिन कार्य था। आखिरकार अज्ञात खतरे हर कोने में छिपे हुए थे और धीमे ज़ोंबी उन लोगों की सबसे कम चिंता थे जो दुश्मन की आत्मशक्ति को अवशोषित कर रहे थे और लगातार स्तर बढ़ा रहे थे। लेकिन उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जानवरों या विकसित कीड़ों का खतरा बहुत अधिक था और यह कुछ ऐसा था जिसे वे भी आसानी से लेने की हिम्मत नहीं करते थे। इसलिए अनावश्यक नुकसान को रोकने और अपने लिए काम को सरल बनाने के लिए उन चारों ने इस अवसर पर भोजन ले जाने के लिए 20 से अधिक लोगों को लाने का फैसला किया था। निस्संदेह सुंदर और शर्मीले नवागंतुक कैजिंगी ने उन सभी लोगों को पंजीकृत किया था जो बाहर जाकर काम करने के इच्छुक थे, लेकिन इस बार उनके पास अवसर नहीं था। ये लोग स्वतंत्र रूप से खा सकते थे और निकट भविष्य में संगठित हो जाएंगे। जहां तक उन लोगों की बात है जो काम करने के इच्छुक नहीं थे, वे केवल वही खा सकते थे जो भूखे न मरने के लिए आवश्यक था। दुनिया बदल गई थी और पुराने नियम अब लागू नहीं थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आवश्यक परिवर्तन होंगे जिन्हें समय के साथ लागू किया जाएगा। यह आने वाले कई अन्य में से केवल पहला था। 4 विकसित लोगों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक रोम्बस के एक तरफ की रक्षा कर रहा था जिसमें 20 से अधिक लोग घिरे हुए थे। लियांग पेंग, जिनकी ताकत राक्षसी थी, मोर्चे के प्रभारी थे। जब ज़ोंबी पास आते थे तो वह आगे बढ़ते थे और उस ज़ोंबी को खूनी गंदगी में बदलने के लिए उन्हें केवल अपने हथौड़े के घुमाव की आवश्यकता होती थी। हालांकि उनकी शिकार पद्धति ने कई छात्रों को डरा दिया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि यह अच्छी तरह से काम करती थी। शांगुआन बिंग जू, जिसकी बर्फ को नियंत्रित करने और उसे अपनी इच्छानुसार हिलाने की क्षमता अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, हीरे के अधिकार की रक्षा करने का प्रभारी था। जब भी कोई ज़ोंबी बहुत करीब आता था तो उसके सिर के ऊपर एक बर्फ की कील दिखाई देती थी और चुपचाप उसके मस्तिष्क को छेद देती थी। शांगुआन बिंग जू की शिकार पद्धति बेहद सुंदर थी। खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी और हवा में तैरते बर्फ के टुकड़े बेहद मनमोहक थे। एक भी ज़ोंबी उसकी सुरक्षा को तोड़ने का कोई संकेत दिखाने में कामयाब नहीं हुआ। चेन हे, जो समूह में सबसे पीछे था, शायद इस समय सबसे अधिक निश्चिंत व्यक्ति था। उनके दाहिने हाथ में तीर था और बायां हाथ धनुष को कसकर पकड़े हुए था। जब एक ज़ोंबी अपनी सामान्य गति के कारण लियांग पेंग की सीमा से बच निकला तो चेन हे ने लापरवाही से एक तीर चला दिया और चलती हुई लाश उसके माथे पर घाव के साथ जमीन पर गिर गई। बाई जेमिन, जो समूह के बाईं ओर की सुरक्षा के प्रभारी थे, चुपचाप देख रहे थे कि एक ज़ोंबी धीरे धीरे अपने पैरों को घसीटते हुए एक इमारत से बाहर निकल रहा है और समूह की ओर आ रहा है। वे वास्तव में धीमे हैं। वह मदद नहीं कर सका लेकिन धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी चपलता प्रतिमा में इतने सारे उन्नयन के बाद उसके दृष्टिकोण से ज़ोंबी चलते हुए कछुओं की तरह थे। हालांकि बाई जेमिन के लिए वे धीमे थे और ज्यादा चुनौती नहीं थी, अन्य बचे लोगों के दृष्टिकोण से वे बेहद भयानक प्राणी थे। जब उन्होंने ज़ोंबी की मृत आंखें और उसके शरीर पर खूनी घावों की मात्रा देखी, साथ ही मानव मांस से भरे उसके पीले दांत या बीच में फंसी कोई अन्य जीवित चीज देखी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह नर था या मादा, वे सभी भय से कांप उठे। उनमें से कई तो चुपचाप सिसकने भी लगे। दरअसल समूह में जो आवाज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही थी वह लोगों की संयमित चीखें थीं। वे, जो ऐसे प्राणियों को देखे बिना 6 दिनों तक सुरक्षित रूप से रह रहे थे, उन्हें फिर से यह याद करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वर्तमान दुनिया अब वह दुनिया नहीं है जिसे वे जानते थे। कौन पहले जाना चाहता है? बाई जेमिन ने काइजिंगी और अन्य 3 छात्रों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे लिए उनका शिकार करूंगा। तुम्हें बस उन पर अंतिम प्रहार करना है और आसानी से लाभ का आनंद लेना है। मुझे ऐसा मत करने दो। निराश हो जाए, ऐसे मौके हमेशा नहीं आएंगे। हालांकि उन चारों ने उस समय आगे बढ़ने का साहस जुटाया, लेकिन ज़ोंबी का आमने सामने सामना करने पर डर लगना स्वाभाविक था। इसलिए कई सेकंड के बाद उनमें से कोई भी नहीं बोला। जैसे ही बाई जेमिन का चेहरा बदसूरत होने लगा था, छात्रों में से एक ने धीरे से अपना हाथ उठाया और कांपती आवाज में पूछा, एल, पहले मुझे ये करने दो। बाई जेमिन को ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि पहला व्यक्ति वास्तव में चश्मे वाला पतला छात्र था। ये लड़का हर पहलू में औसत था और उसका शरीर आत्मा शक्ति अवशोषण के माध्यम से विकसित हुए बिना एक सामान्य युवा वयस्क की तुलना में भी कमजोर था।
हालांकि उनका साहस सराहनीय था। तुम्हारा नाम क्या है? बाई जेमिन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और पूछा। मैं ये फू जुएफेग है। चश्मा पहनने वाले छात्र ने तुरंत घोषणा की। उसकी आंखें उस जोबी को देख रही थीं जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आ रहा था, और हालांकि उसका कमजोर शरीर डर से कांप रहा था, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में पूछा, बड़े भाई बाई, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ओह! बाई जेमिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह पहले से ही वह सब कुछ कर रहा था जो वह कर सकता था, लेकिन यह व्यक्ति और अधिक चाहता था। हालांकि वह तुरंत नहीं भड़का और धीरे से पूछा, मुझे बताओ, ये किस बारे में है? फू जुएफेग ने एक गहरी सांस ली और जोबी को देखते हुए ऐसे शब्द कहे जिससे बाई जेमिन आश्चर्यचकित रह गई। मुझे आशा है कि आप मुझे अपनी तलवार देंगे और मुझे उस जोबी को अपने हाथों से मारने देंगे। कोई मदद नहीं, बस मैं। हालांकि उनकी आवाज काफी धीमी थी, समूह बड़ा नहीं था, इसलिए कई लोगों ने उनका अनुरोध सुना। अधिकांश ने उसे आश्चर्य और अविश्वास से देखा, दूसरों ने उसे उदासीनता से देखा, और दूसरों ने उसे दया से देखा, जैसे कि वे पहले से ही एक मृत व्यक्ति को देख रहे हों। आप बांस के खंभे की तरह पतले हैं, लेकिन आप दिखावा करना चाहते हैं। जिन लोगों का बाई जेमिन के शब्दों से मजाक उड़ाया गया था, उनमें से कई लोगों को लगा कि वे अंततः बुरी गंध को दूर कर सकते हैं, और उन्होंने गुप्त रूप से उपहास किया। ठीक है, चूंकि तुम्हारे पास इतना संकल्प और साहस है, तो तुम ये सब स्वयं ही कर सकते हो। बाई जेमिन की आंखें अजीब तरह से चमकी और बिना कुछ कहे उसने चुपचाप जुबान तलवार फू जुएफेग को सौंप दी। यह है अविश्वसनीय। अजीब सी दौड़ने वाली तलवार के उसके हाथों को छूने के बाद फू जुएफेग को तुरंत अपने शरीर में ताकत का भारी उछाल महसूस हुआ। वह, जिसे हमेशा सबसे कमजोर माना जाता था, इस समय उसे लगा कि वह सबसे मजबूत छात्र की भी हड्डियां तोड़ सकता है। कई लोगों की आश्चर्यचकित और डरी हुई निगाहों के बीच फू जुएफेग ने एक गहरी सांस ली और 10 मीटर से भी कम दूरी पर मौजूद जोबी को देखते हुए उसने तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हालांकि उसके हाथ में मौजूद खजाने की वजह से उसकी ताकत का आंकड़ा नाटकीय रूप से बढ़ गया था, उसके बाकी सभी आंकड़े औसत से भी नीचे थे और सबसे अच्छे रूप में औसत थे। इसके अलावा ये तथ्य कि उसे अपने जीवन का अंत करने के लिए केवल एक खरोंच की आवश्यकता थी, वह अच्छी तरह से जानता था। फिर भी फू जुएफेग ने आगे बढ़ने से पहले अपने दांत पीस लिए जब तक कि उसकी जीभ के मसूड़ों से खून नहीं बहने लगा। बाई जेमिन ने चमकती आंखों से ये सब देखा। वह लाशों का शिकार करने के बाद 4 छात्रों को तलवार देने जा रहा था, लेकिन फू जुएफेग का अनुरोध कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। अध्याय 30 माइंड मैनिपुलेटर। क्या फू जुएफेग डरा हुआ था? बेशक वह स्पष्ट रूप से डरा हुआ था। हालांकि उन्होंने घबराहट के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पीछे हटने की अपनी प्रवृत्ति को जबरन दबाया। उसका पूरा शरीर, हर कोशिका उससे विनती कर रही थी कि वह ऐसा न करे, और जहां वह जानता था कि उसकी रक्षा की जाएगी, वहां पीछे हट जाए। फू जुएफेग को महसूस हो रहा था कि अन्य जीवित बचे लोगों की निगाहें उसकी पीठ पर चुभ रही हैं। दया, उपहास, तिरस्कार, आश्चर्य, अविश्वास, आश्चर्य और कई अन्य अलग अलग अर्थों वाले दिखते हैं। हालांकि उन्होंने सहन किया। उसने ये सब क्यों सहा? वास्तव में यह एक बहुत ही सरल कारण था, और कई लोगों के लिए ये कुछ खास नहीं हो सकता है। वह केवल एक चीज चाहता था कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार अपना सिर उठा सके। चूंकि वह युवा थे, इसलिए उनके कमजोर शारीरिक गठन के कारण और औसत से कम दिखने के कारण उनका हमेशा अलग अलग तरीकों से उपहास किया जाता था। एक मेहनती परिवार से आने वाले फू जुफेन भी चाहते थे कि उनके माता पिता को उन पर गर्व हो। अब जबकि दुनिया बदल गई है, उसकी इच्छा थी कि वह अपना जीवन बदल सके और यदि वे अभी भी जीवित होते तो अपने माता पिता को सुरक्षा का एक स्रोत दे सके जिस पर वे जरूरत के समय भरोसा कर सकें। अब जब बाई जेमिन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाया था, तो फू जुएफेग उसे बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जैसे ही जोबी धीरे धीरे पास आया, फू जुएफेग को अपने पैर कांपते हुए महसूस हुए। फिर भी वह भी धीरे धीरे आगे बढ़ा और प्राणी की गतिविधियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए जोबी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। बाई जेमिन की हरकतों के कारण
पूरे समूह के पास क्षण भर के लिए रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और सभी का ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि छोटे मानव रोम्बस के बाईं ओर क्या हो रहा था। और अब क्या है? लियांग पेंग ने घटनास्थल का सर्वेक्षण करते समय हताशा में पूछा। चेन जब उसने बाई जेमिन की लापरवाह हरकतें देखी तो उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उनके इस कदम ने व्यावहारिक रूप से सभी को ऐसी जगह पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया जहां किसी भी समय उन पर हमला किया जा सकता था। हालांकि बाई जेमिन के अलावा उपस्थित एकमात्र व्यक्ति जो जानता था कि वह इतना शांत क्यों था, वह शांगुआन बिंगजू था। वह, जिसने 3 दिन पहले व्यावहारिक रूप से उसकी जान बचाई थी, जानती थी कि इस स्थान के बहुत करीब युद्ध का मैदान था जहां विशाल बीटल मरा हुआ पड़ा था। आसपास के सभी खतरनाक प्राणियों को बीटल ने कुचल दिया था, बाई जेमिन ने उनका सिर काट दिया था, या उनके दिमाग को खुद शांगुआन बिंगजू ने कुचल दिया था और जमा दिया था। इसलिए एकमात्र अस्थायी खतरा कुछ लड़खड़ाते हुए ज़ूम्बीज़ थे जो निश्चित रूप से 100 तक नहीं पहुंचे। लगभग 2 मिनट तक ज़ोंबी का चक्कर लगाने के बाद फू जुएफेग अंततः थोड़ा शांत हो गया और उसे एहसास हुआ कि बाई जेमिन के शब्द पूरी तरह से सच थे। ये सर्वनाशकारी जीव अविश्वसनीय रूप से धीमे थे। अचानक फू जुएफेग दाहिनी ओर भागा, जिससे ज़ोंबी धीरे धीरे घूमना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी पिछली चाल महज एक दिखावा थी और वह एक पल के लिए ज़ोंबी को भ्रमित करते हुए तेजी से बाईं ओर चला गया। फू जुएफेग ने अपनी तलवार हवा में ऊंची उठाई और अपने डर को दूर करने के लिए चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत से तलवार नीचे गिरा दी। दुर्भाग्य से वह अपने डर के कारण ध्यान केंद्रित नहीं कर सका, इसलिए तलवार ने ज़ोंबी के सिर पर गिरने के बजाय उसकी एक भुजा को काट दिया। हालांकि वह दुखी या निराश नहीं था, इसके विपरीत वह प्रसन्न हुआ, क्योंकि आखिरकार उसे एहसास हो गया था कि जब तक वह थोड़ा सावधान रहेगा, ये नासमझ लाशें उतनी खतरनाक नहीं थी जितना उसने सोचा था। एक अंक के नुकसान के कारण ज़ोंबी के कमजोर पक्ष का फायदा उठाते हुए फू जुएफेग चुपचाप ज़ोंबी के पीछे फिसल गया और बिना किसी विशेष कौशल के एक मजबूत स्लैश के साथ उसने आसानी से संक्रमित प्राणी का सिर काट दिया। आपने सामान्य ज़ोंबी स्तर 3 की आत्मिक शक्ति हासिल कर ली है। सहन शक्ति जोड़ 3। आपने लेवल 2 तक लेवल कर लिया है। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 स्टेटस पॉइंट प्राप्त हुए हैं। जैसे ही ज़ोंबी का शरीर आगे की ओर गिरा और जमीन खून से लथपथ हो गई, फू जुएफेग आश्चर्यचकित रह गया जब उसके रेटिना में कई हरे अक्षर चमक उठे। अंत में 19 वर्षीय युवक को इतना सदमा लगा कि वह स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रह गया। आधिकारिक तौर पर विकास के पथ पर प्रवेश करने पर बधाई। बाई जेमिन की आवाज ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने उसकी ओर देखा और पूछा, मैंने किया? बाई जेमिन को समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़के का स्तब्ध चेहरा देखकर हंसे या रोए। गंभीर स्वर में उसने कहा, अगर ये तुमने नहीं किया तो फिर कौन था? मैंने ये किया। मैंने ये किया। हा हा हा। मैंने अंततः अपने पहले ज़ोंबी को मार डाला। फू जुएफेग बिना इसकी परवाह किए चिल्लाया कि उसने किसी अन्य राक्षस को आकर्षित किया है या नहीं। बाई जेमिन ने बस उसे देखा लेकिन उसे रोका नहीं। ये लड़का न केवल अपनी खुशी व्यक्त कर रहा था, बल्कि वह उस डर को दूर करने के लिए भी चिल्ला रहा था जो अभी भी उसके अंदर बना हुआ था। आखिरकार मौत के खिलाफ लड़ाई के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं था जब आप जानते हो कि कोई और आपके लिए ये करने को तैयार था। इसके अलावा उपस्थित लोगों में से किसी ने भी फू जुएफेग के बचकाने रवैये का मजाक नहीं उड़ाया। इसके विपरीत वे सभी उसे आश्चर्य और अविश्वास से देखते थे, जबकि उपहास और तिरस्कार की दृष्टि लंबे समय से चली आ रही थी। फू जुएफेग अचानक आगे दौड़ा और ज़ोंबी से गिरा हुआ एक सफेद स्क्रॉल उठाया। हालांकि वह ये जानने के बाद एक पल के लिए झिझका कि यह क्या है, उसने अपने दांत पीस लिए और बाई जेमिन की ओर चल दिया और कहा, बड़े भाई बाई, ये कौशल मैं इसे तुम्हें देता हूं। आप मुझे ये दीजिए। बाई जेमिन ने अचंभित होकर स्क्रॉल उठाया। उन्हें निश्चित तौर पर इस कदम की उम्मीद नहीं थी। चुपके प्रथम क्रम सक्रिय कौशल स्तर 1, आपके शरीर की गंध और आपके दिल की आवाज को कमजोर करते हुए आपकी उपस्थिति को कुछ हद तक मिटा देता है। इसे सक्रिय करने के लिए 10 मन अंक खर्च होते हैं और सक्रिय रखने के लिए प्रति मिनट 4 स्टैमिना अंक लगते हैं। निष्क्रिय करने के बाद इसका ठंडा होने का समय 20 मिनट है। मैं इसे तुम्हें देता हूं। तुम इसका उपयोग करो।
भाई जेमिन ने स्क्रॉल उसे वापस सौंप दिया और अपना सिर हिलाया। उन्होंने सराहना भरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, वैसे भी मैंने कभी आपके हक की चीज लेने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि मुझे आप जैसे आभारी लोग पसंद हैं। मैं बस उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही बने रहिए और भावनाओं में न बहिए। के क्षण। चिंता मत करो बड़े भाई बाई। हालांकि मेरा परिवार गरीब हो सकता है, मेरे माता पिता ने मुझे मूल्य सिखाए। एहसान का बदला एहसान के साथ मिलता है और यह एहसान इतना महान है कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। फू जुएफेग ने कौशल स्क्रॉल को कसकर बंद कर दिया और कृतज्ञता से भरी आंखों से बाई जेमिन की ओर देखा। बाई जेमिन ने न केवल उसे लड़ने के लिए आवश्यक साहस दिया था, बल्कि उसने उससे सम्मान के साथ बात भी की थी और उसे अपने हाथों में एक अलौकिक कौशल रखने की भी अनुमति दी थी। इस दुनिया में जहां ताकतवर लोग कमजोरों को खा जाते हैं और उनका पेट भरते हैं, एक कौशल चाहे कितना भी बेकार लगता हो, जरूरत के समय में किसी अन्य जीवन रक्षक स्रोत को रखने से अलग नहीं था। जाओ अभी कुछ आराम करो। साथ ही मैं तुम्हें चपलता और सहनशक्ति में अपने स्टेटस पॉइंट जोड़ने की सलाह देता हूं। इस तरह अपने चुपके कौशल के साथ तुम एक भयानक हत्यारे बन सकते हो। बाई जेमिन ने धीरे से उसके कंधे को थपथपाया और ईमानदारी से सलाह दी। बिना किसी हिचकिचाहट के फू जुएफेग ने कौशल सीखना चाहा, जैसा कि बाई जेमिन ने उसे बताया था। फिर अपनी पीठ सीधी करके भीड़ में लौटने से पहले उसने चुपचाप तलवार उसे वापस सौंप दी। जो लोग पहले उसकी ओर घूरकर देखते थे, वे अब उसे दूसरी ओर देखने से पहले एक सेकंड से अधिक घूरने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अब जबकि उनका प्रारंभिक डर दूर हो गया था, जब तक फू जुएफेग ने वह साहस बनाए रखा और जब तक इस समूह के 4 मुख्य नेताओं में से एक के साथ उनके अच्छे संबंध थे, उनकी ताकत और अधिक बढ़ती जाएगी। कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई नहीं था वहां परेशानी की तलाश कर सके। आप दिमाग से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति हैं लिलिथ ने उसके बगल में व्यंग्य किया। हालांकि भले ही ऐसा लग रहा था कि वह मजाक कर रही थी, उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठी जब उसने कहा, पहले डर पैदा करो, फिर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपनी पिछली बातों से शर्मिंदा करो, अंत में उसे शक्ति और सम्मान दो। क्या लिटिल जेमिन बड़ी बहन तुम्हें और भी अधिक प्यार करती है? बाई जेमिन पीछे मुड़कर वापस चलने से पहले थोड़ा मुस्कुराए। सचमुच लिलिथ सही था। वह जो कर रहा था वह हेरफेर था। अभी बाई जेमिन अन्य लोगों से कहीं अधिक मजबूत हो सकती है। हालांकि वह भी हजारों लाशों से लड़ने में सक्षम नहीं था, चाहे उसकी सहनशक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो, जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए उसे तत्काल ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो स्वेच्छा से उसका अनुसरण करने में सक्षम हो, ऐसे लोग जो उसकी तलवार बनने में सक्षम हो। लिलिथ को भी खुशी हुई कि बाई जेमिन को ये बात इतनी जल्दी समझ आ गई। आखिरकार वह स्वयं भी अजेय नहीं थी, अकेले ही जिसने विकास और मृत्यु की इस नई दुनिया में मुश्किल से अपना पहला कदम रखा था। इसके अलावा बाई जेमिन का कदम भी लिलिथ की जरूरत के अनुरूप था और वह उसकी आशा के लिए पहला कदम था। वह एक दिन बन सकता है। लोगों के समूह ने जल्द ही फू जुएफेग द्वारा क्षत विक्षत ज़ोंबी की लाश को छोड़ दिया। आने वाले अनेक लोगों में से वे प्रथम हैं। रास्ते में अन्य लाशें दिखाई दी, लेकिन मुख्य सेनानियों द्वारा सभी से उचित तरीके से निपटा गया, जिससे बचे हुए कुछ लोगों का डर शांत हो गया। हालांकि जल्द ही उन्होंने देखा कि कई इमारतें ढह गईं और कुचल गईं, जैसे कि रात के दौरान पृथ्वी पर भूकंप आ गया हो, और उनकी निगाहें डरावनी और सदमे से भर गईं। कौन सा प्राणी ऐसा कर सकता है? बचे हुए लोग आगे बढ़ने को लेकर आशंकित थे और कई लोग आगे बढ़ने के डर से रुकने से खुद को नहीं रोक सके।